Yes, please. Good morning, everyone. So, today we are going to start our new batch, that is CA Inter September 26. And first of all, many congratulations to all of you जिन बच्चों ने फाउंडेशन क्रैक करते हुए सितंबर 25 में सच अ ग्रेट स्कोर आप लोगों ने अचीव करे एंड आवर नेक्स्ट जर्नी जो काफी अच्छी जाने वाली है, पहले बता रहा हूं अच्छी जाने वाली है, बढ़िया जाने वाली है, बिकॉज एक लॉन्ग टर्म रिलेशन हम लोग बेसिकली और बेटर वे से क्रिएट करने वाले हैं। क्लियर? फाउंडेशन में जितना आप मेरे साथ मिले उससे डबल टाइम आप अब मेरे साथ हैं, बिकॉज हमारी ये इंटर की जर्नी अप्रॉक्स 10 मंथ्स हम अपना ये कंटिन्यू करने वाले हैं। जो डेकोरम हमने काफी बच्चों को तो चलो पहले बताया ही हुआ है सर, हमारा जो ये काइंड ऑफ सिलेबस विद बोथ ग्रुप जो एक टारगेट लेकर चल रहे हैं फॉर द September 26, बेसिकली वी हैव enough time, great time, and by taking face to face classes, वन शॉट क्लासेस, आप बड़े कंफर्ट वे से अपना ये टारगेट क्या कर पाएंगे, अचीव कर पाएंगे। बट प्रोवाइडेड कुछ कंडीशंस होती हैं, लॉ पढ़ाता हूं तो प्रोवाइडेड तो आएगा ये वर्ड, कि प्रोवाइडेड कुछ कंडीशंस होती हैं कि सर अगर उन चीजों को सही रखा जाए तो आपकी जर्नी हम इजीली वे से, बड़े कंफर्ट वे से, स्मूथली वे से क्या कर लेकर जाएंगे, कवर अप करके लेके जाएंगे। एंड द लास्ट रिजल्ट्स आपने लेटेस्ट सितंबर 25 के ही शो करे देखे। कल उन बच्चों की ही अवार्ड सेरेमनी थी, प्रॉपर वे से बड़ा मजा किया, सेलिब्रेट करा। आप लोगों की भी, फाउंडेशन वालों की भी है नेक्स्ट ऑन। सो बहुत सारी चीजें सर, आज तो मैं सिर्फ बातें ही करूंगा, शायद कुछ चीजें बताऊंगा, कुछ लॉ के बारे में डिस्कस करेंगे, सिलेबस को पहचानेंगे, व्हाट इज इन द सिलेबस, एंड सर मेरे फाउंडेशन और इंटर के सिलेबस में बेसिकली क्या डिफरेंस है, यहां मेरे पढ़ने की अप्रोच क्या होगी, किस वे से हमें अपनी ये क्लासेस टेकअप करनी है, ईच एंड एवरीथिंग। आप आज का काम जस्ट आपका सिर्फ सुनने का है। और वैसे भी सर लॉ पार्ट में मैं कोई राइटिंग इतनी प्रिस्क्राइब नहीं करता होता, जो भी कुछ हमने करना है वो कहाँ पे करना है, ऑन बुक। हमने फाउंडेशन लेवल पे भी कोई अलग से नोट्स रेफर नहीं करे, इंटर लेवल पे भी कोई अलग से नोट्स नहीं होंगे, वट एवर भी होगा दैट इज ऑन द बुक एंड प्लस बैक एंड सपोर्ट करने वाला क्वेश्चनियर, जिसको हम वर्ड बोलते हैं स्कैनर्स, द पास्ट ईयर्स कि PYQs, MTPs, RTPs, जितने भी क्वेश्चन आपके बैकग्राउंड रह चुके हैं द लास्ट 20 एग्जाम्स के अंदर, 1 to 1 वो क्लासरूम पार्ट में बैठकर ही सॉल्व करना, मेरे सामने ही सॉल्व करना, सो दैट यू कैन टेक योर डाउट्स ऑन द स्पॉट। साथ ही साथ प्रोविजन क्लियर करिए, आई थिंक सो डाउट्स मेरे बहुत ही कम होते हैं जब कंसेप्ट क्लैरिटी आपको अच्छे वे से प्रोवाइड करूंगा, प्रॉपर वे से आप उस चीज को डीपली इंक्लाइंड होकर समझेंगे, क्वेश्चंस 1 to 1 सामने बैठकर ही सॉल्व करोगे। सो हमारी कवरेज फॉर ईच एंड एवरी सब्जेक्ट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली लॉ, हम अदर सब्जेक्ट्स में अकाउंट्स का कुछ पार्ट है वो आप मेरे साथ कंडक्ट करेंगे। क्लियर? एंड ग्रुप 2 की अगर मैं बात करूं तो वहां पे ऑडिटिंग पेपर, ऑडिटिंग एंड एथिक्स, दैट विल बी कंप्लीटली टेकन बाय मी। सो बहुत सारी चीजें हैं। हम सबसे बड़ा पॉइंट ये चीज पहले शो करते हैं, या हमारा कहना होता है, हेयर वी आर एंड हेयर आई एम नॉट ओनली फॉर लॉ। सबसे बड़ी मेन चीज अगर आपको मैं डे वन जो समझाना चाह रहा हूं, जो शायद शायद ऑल ओवर स्टूडेंट्स को नहीं पता होती, या कुछ आउटर बच्चे भी आप में से ज्वाइन करें हैं, क्लियर, उनका भी वेलकम सबसे पहले तो, कि आप इस SD फैमिली में एंटर हुए हैं, एंड यू कैन प्राउडली से आफ्टर दैट SD फैमिली। अब तक तो ये रहा है, बाकी नेक्स्ट ऑन आप लोगों की कॉपरेशन है, आप लोगों का प्यार है, साथ साथ बना रहे, और नेक्स्ट आगे हम प्रॉस्पर करते जाएं, बढ़ते जाएं, एक कम्युनिटी अपनी, मतलब नेक्स्ट चार्टर्ड कम्युनिटी बनाते जाएं। हमारा सबसे बड़ा मेन पॉइंट जो होता है दैट इज जस्ट वन, आई हैव टू टेक केयर अबाउट all CA inter journey, not only law. That is the main thing, that is the main difference. And everybody in India, हर बंदा अच्छा पढ़ा रहा है सर, कोई बुरा नहीं पढ़ाता होता, ये समझो चीज, कोई बुरा नहीं पढ़ाता होता, बट थिंग्स क्या होती हैं, दे आर डिलीवरिंग देयर बेस्ट इन ओनली बेस्ट, समझे? बट दे आर डिलीवरिंग देयर बेस्ट इन द
ओनली बेस्ट, जिसकी वजह से वो पेपर तो पास हो गया। व्हाट अबाउट द होल ग्रुप, व्हाट अबाउट द बोथ ग्रुप? ऐसा रिजल्ट एक बताइए, क्या मेरे लिए वैल्यूएबल करेगा? सर मुझे नहीं पता अकाउंट्स में क्या बना, टैक्स में क्या बना, लॉ में एग्जाम्पशन है, क्या ये रिजल्ट कोई बेनिफिशियल है? दैट इज द मेन थिंग वी हैव टेकन केयर ऑफ फ्रॉम द डे वन। बेशक मैं लॉ पढ़ाऊंगा या साहिल सर अकाउंट्स पढ़ाएंगे, टैक्स पढ़ाएंगे, हमारा कुछ नहीं पता किसमें चले जाए। कॉस्टिंग चाहे मैम ने पढ़ाना होगा, बीच में मैं भी बात करूंगा। एफएम की बात चाहे मैम ने करनी है, टैक्स की बात चाहे साहिल सर ने करनी है, जो मेरा कुछ कंसर्न होगा, मेरी बात से रिलेटेड होगा, मैं उसमें भी जाऊंगा। एंड ये भी पता करूंगा हाँ भी कैसा पढ़ रहे। ये हमारे आपस के इंटरनल चेक्स हैं कि कौन कैसा करवा रहा है, ठीक करवा रहा है, कोई गलत तो नहीं है भाई। आफ्टर ऑल वी ऑल टीम आर बेसिकली सीएस। ये तो है नहीं कि मैं एम ओनली इन द लॉ, क्योंकि मुझे आपकी चाहिए पूरी परफॉर्मेंस, पूरे ग्रुप की परफॉर्मेंस, कि सर ग्रुप वन मीन्स ग्रुप वन। एंड हमें एग्रीगेट देखना होता है। इंडिविजुअल पेपर में एग्जाम्शन दिलवाकर सर मुझे क्या फायदा? मुझे फायदा तब है जब बच्चा पूरा ग्रुप पास करे, पूरे बोथ ग्रुप पास करे, 6 पेपर दिए, पहली बार में बैठे, अब लास्ट रिजल्ट, दैट इज द मेन थिंग। ऑल इंडिया रैंक, ऑल इंडिया रैंक, मतलब बाय गॉड ग्रेस हम तो कहते हैं कि चलो परमात्मा की कृपा है, आप लोगों की ब्लेसिंग्स हैं कि अल्टीमेटली कि आपका एक इस टाउन में बैठकर, मतलब ये ना काइंड ऑफ मिथ होते हैं शायद, या आप अपने मन में भी होता होगा सर ऑल इंडिया रैंक तो पता नहीं दिल्ली बॉम्बे वालों के आते होंगे, कोई अलग ही बच्चे होते होंगे। अब आउट ऑफ आप ये मतलब एक सोचकर, आपके लिए शायद एक ऑल इंडिया रैंक नॉर्मल वर्ड हो सकता है, जरा थोड़ा सा सोचकर देख, सीए के एग्जाम्स में ऑल ओवर इंडिया लेवल पे 50 बच्चों में से अपना बच्चा हो। इंडिया लेवल, इंडिया लेवल पे कितना सोचते हो, हजारों बच्चा अपीयर हो रहा है, हजारों। आप ये चीज सोचो, फील करो पर्टिकुलरली कि मतलब सर क्या नेक्स्ट लेवल, मतलब उसकी रेडीनेस तैयारी होगी, किस वे से उस लड़की ने मान लो प्रेपरेशन करी होगी। और बातें वही हैं जो उनको बताई थी, जो आपको बताई। बात होती है सिर्फ मानने की। जो पर्सन डे वन से मानकर चलता है, हम कहते हैं कमिटमेंट है सर। देखो, आप इतना विश्वास दुनिया पे करके देखा, थोड़ा हम पे करके देखो, पहले भी करा है। बहुत सारे बच्चों ने, 40 स्टूडेंट्स फाउंडेशन में पास आउट होना, अब जो नहीं पास आउट हुए किसी वजह से थोड़ी सी कमी रहेगी, थोड़ा सा सर प्लस माइनस हो गया, हम यही थोड़े के लिए तो दिक्कत करते थे कि भाई पढ़ लो, पढ़ लो। जो एक बार में पास होने का मजा है ना, वो किसी चीज में नहीं है कि कल को मैं रेज्यूमे बनाऊं सक्सेसफुल 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 सी। एंड दूसरी बात, जो बच्चे कल, चलो इस रिजल्ट में, अब आप लोग फाउंडेशन पास आउट हुए, पहली बार में अच्छे मार्क्स से पास आउट हुए, बाय डिफॉल्ट एक इंटरनल फीलिंग बताना माइंड में तो ये चल रहा होगा, बोथ ग्रुप माइंड में तो चल रहा होगा, बाकी हालात बताएंगे, परफॉर्मेंस बताएगी, चलेंगे वन टू वन। इंटरनल फीलिंग तो है, इंटरनल मोटिवेशन तो है ना। अब जो स्टूडेंट इंटर पहली बार में पास आउट हो गए, बोथ ग्रुप, मैं ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकता कि वो फाइनल्स में ही पहले ही पूछे सर फाइनल्स में सिंगल सिंगल क्यों सर, बोथ ग्रुप क्यों? इंटर जब उनकी क्या पास आउट हुई है, बोथ ग्रुप, बाय डिफॉल्ट उनके नेक्स्ट टाइम भी क्या मन से निकलेगा, बोथ। और श्योर शॉर्ट है, आज भी हम लिखने को रेडी हैं, जबकि 2-3 साल बाद उनके पेपर होंगे, तो आज लिखवा ले बच्चे, 100% वो क्या बनेंगे, सीए बनेंगे, 100% गारंटेड है, श्योर। हम तो उसको, लड़की को कहा भी तेरा इंटर में रैंक आया, फाइनल्स की सोच अब। कहते सर आर्टिकलशिप बड़े लेवल के, कोई मैटर नहीं करती, तू फाइनल्स में रैंक लेकर आ, लोग तुझे ढूंढते फिरेंगे कि कहाँ पे है बच्चा, उसको ढूंढो, अपनी कंपनी में लेकर आओ, तुझे नहीं कहीं जाने की जरूरत पड़ेगी। आप अपना एकेडमिक लेवल क्या रखो, स्ट्रांग रखो, उस लेवल का पोटेंशियल बनाओ। सो ये सारी चीजें चलो टाइम टू टाइम आप और भी डिस्कस करते रहेंगे। बट ग्रुप वन के अंदर पेपर नंबर 2 आप लोगों का है, दैट इज कॉर्पोरेट एंड क्या लिखा हुआ है जी, अदर लॉस। 100 मार्क्स का जो पेपर है,
जो हम डिस्कशन करने वाले हैं, थोड़ी सी 10-15 मिनट सिलेबस की इंट्रोडक्शन लेकर मैं डायरेक्टली अपने टॉपिक पे आऊंगा। मैं डायरेक्टली अपने टॉपिक पे ऊपर ही आएंगे। क्लियर? एंड आफ्टर दैट सर, पर्टिकुलरली हम अगर बात करें, पहली बात सर, क्या फाउंडेशन पे जो एग्जाम पैटर्न था, क्या इंटर में भी वही सेम एग्जाम पैटर्न है? नो। फाउंडेशन में 100 मार्क्स का कंप्लीट आपके पास क्या था सर? डिस्क्रिप्टिव। दैट मीन्स लिखने वाला पेपर, जिसको आप कहते हैं सब्जेक्टिव। बट हेयर इंटर में पूरी जर्नी आपकी जो रहने वाली है, दैट मीन्स टोटल 6 पेपर्स, बोथ ग्रुप, हर पेपर में 30 मार्क्स के आपको क्या मिलेंगे सर? एमसीक्यू पार्ट। एंड 70 मार्क्स का पेपर आपको क्या मिलेगा? सब्जेक्टिव। सुनकर अच्छा लगा, बट ऐसा नहीं। कारण जो एमसीक्यूज का लेवल आएगा, दैट इज नॉट अ नॉर्मल एमसीक्यू, जर्नल एमसीक्यूज। बेस्ड ऑन दैट कॉन्सेप्ट यही होगा, कहानी यही होगी जो आप पढ़ने वाले हैं, जो सिलेबस पढ़ने वाले हैं। बट लिटिल बिट वो थोड़ा सा, जैसे कहते हैं कि बड़ा एमसीक्यू, केस बेस्ड एमसीक्यू, कुछ इस तरह के सिनारियोज आपके पेपर में क्या किए गए हैं? एड ऑन किए गए हैं। हाँ, बट ये है सर, कहाँ 30 नंबर का पेपर लिखना और कहाँ 30 नंबर का पेपर एमसीक्यू सॉल्व करना, इतना पता है सर। यहां पे मार्क्स की वेटेज बढ़िया है। दैट मीन्स हमने इजीली जो लास्ट पैटर्न्स क्या करे हैं, नोट डाउन करे हैं। 30 का पेपर लिखना, बच्चा सिक्योरिंग 50%। 30 में से कितने नंबर आ रहे हैं? 15। क्यों? बेस्ड ऑन वोकैबुलरी। आप किस तरह की वर्डिंग, किस तरह की प्रेजेंटेशन, देखो जब पेपर लिखने की बारी आ गई तो कई चीजें बैकग्राउंड चलती हैं। बट वही 30 का एमसीक्यू पार्ट सॉल्व करना, वहां तो ABCD, वहां तो आपने क्या करना है? सिर्फ ABCD जस्ट मेंशन करना, या वो OMR में फिल करना, दैट्स इट। एंड दे आर सिक्योरिंग 80% ऑन एन एवरेज। ऑन एन एवरेज, बेस्ड ऑन द मोस्ट ऑफ द पेपर्स में हमने जो देखा है, बच्चों का खुद का रिव्यू है, हम तो क्या, या हमें तो एमटीबीज में से पता लग जाता है कि ऑन एन एवरेज मतलब 30 में से 22-24, 22-24, 22-24, कहाँ 14-15, कहाँ 22-24, फर्क है। तो ये चीज का एक पॉजिटिविटी है। हाँ, बट उसके लिए प्रैक्टिस जो करनी पड़ेगी, जैसे केस स्टडी, बुकलेट, सिनारियोज हैं, आईसी ने स्पेशली सब्जेक्ट वाइज वहां पे मेंशन करी हुई है। कुछ एमसीक्यूज आपके मॉड्यूल का पार्ट होंगे, कुछ आपके स्कैनर में गिवन होंगे। हर तरह से आप उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। बट हेयर इंटर में every paper will contain 30 marks objective type MCQ part, and that MCQ part is basically sir, लेवल किसी को नहीं पता, लेवल किसी को नहीं पता एट प्रेजेंट। आपकी दुखती रग पे हाथ रखे तो अकाउंट्स का पेपर, फाउंडेशन, फाउंडेशन का जो इस बार, चलो आप गवाह हैं इस चीज के, चश्मदीद गवाह, आपके सामने हुआ सारा कुछ कि सर नेक्स्ट लेवल पेपर पता नहीं कहां से निकाल कर लेकर आए, कैसा पेपर सेटर था, कौन था भाई, हम तो ढूंढ रहे हैं उसको। भी ऑल ओवर इंडिया लेवल पे तूने इतना काम खराब कर दिया, बिकॉज ये देखो लेवल्स होंगे, रहेंगे भी। दिस इज अ प्रोफेशनल कोर्स, दिस इज अ प्योरली प्रोफेशनल कोर्स। किसी को नहीं पता होता कि आने वाले अटेम्प्ट का पेपर क्या होगा, कैसा खुलेगा, क्या आएगा, किसी को नहीं पता एक्सेप्ट आई से खुद, बस। ये तो मतलब इतनी कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करके रखते हैं, शायद परमात्मा को भी ना बताओ। आईसीआई को पता है, बोर्ड ऑफ स्टडीज को पता है अगला पेपर क्या खुलेगा। हम अपनी जो प्रेपरेशन करते हैं बेस्ड ऑन द पास्ट अटेम्प्ट्स, जितनी पास्ट अटेम्प्ट्स, और वो भी 1 2 3 नहीं, 20 अटेम्प्ट्स। बट सर, टू मेंटेन द रिजल्ट रेशो, जैसे आपने ऑल ओवर इंडिया लेवल पे सुना, फाउंडेशन का रिजल्ट इस बार कितना रहा सर? 14 पॉइंट समथिंग, 14 पॉइंट समथिंग है। यू आर द लकीस्ट वन कि आउट ऑफ दैट परसेंटेज यू आर अ पार्ट ऑफ इट, कि आप उसमें से फील करने पे फील आती है, अपने आप से नहीं आती। आपने उधर 250 नंबर है, उस पास हो गए। हर एक के 250 नहीं है, हर कोई पास नहीं है, ये भी समझना। सबसे ज्यादा खुशी तो 200 वाले को होगी, जो मौत को छू के वापस आया, है ना। जो पर्टिकुलरली 200 पे बिल्कुल बॉर्डर पे खड़ा है, एक नंबर भी उधर होता, आई थिंक सो 300 प्लस से ज्यादा खुशी तो वो मना रहा है। क्यों जी? क्योंकि हर देखो वहां डेस्टिनी आ जाती है, सिंपल सी बात।
वहां डेस्टिनी आगे जगह ले लेती है कि भाई इसको पास करवाना है। नहीं तो आप रिजल्ट अगर ऑल ओवर इंडिया देखें 199 वाला भी शायद फेल होगा, बट 200 वाला क्या है, पास। बट सीए में सबसे बड़ी पॉजिटिविटी एक है, जो भी तुमने पास कर लिया दैट इज लाइफ टाइम पास। हमारे पास रास्ता हमेशा आगे को बढ़ने को ही है, वापस दोबारा स्टार्ट करने वाला कोई काम नहीं। यहां पे सबसे बड़ी स्पोर्ट्स की पॉजिटिविटी ये चीज है, ग्रुप 1 पास हुआ, बोथ ग्रुप पास हुए, स्टेप बाय स्टेप आगे को ही पौड़ी चढ़ेगी, वापस नीचे नहीं आएंगे। कहीं तो लूडो का सांप 99 पे डंग मारता है, नीचे आया पूरा। यहां पे ऐसा कुछ नहीं है, यहां पे आप वट एवर यू विल पास दैट विल बी जस्ट ऑनवर्ड्स। सबसे बड़ी पॉजिटिविटी ये। बाकी रही बात प्रोफेशनल कोर्स है सर, इवन डे बाय डे ये कहीं ना कहीं रिजल्ट इतना ही मेंटेन करेंगे। कई बच्चों में शायद हमारे पास तो क्वेरीज आती हैं, बच्चे मिलने आते हैं, सर अब तो आईसीए ने 3 बार पेपर लेने शुरू कर दिए, जल्दी बन जाएंगे। मैं कहा तुझे किसने कह दिया, तुम्हारी बात हुई है या प्रेसिडेंट तेरा कोई ताया चाचा मामा को लगता हो, हमें तो ऐसी कोई खबर आई नहीं। कुछ और ही मिथ बना रखे हैं, और ही चीजें मार्केट में हर तरह का र्यूमर है, हर तरह का। हम कहते हैं इन चीजों से बचो, टू मेंटेन द डिग्निटी, टू मेंटेन द वर्थ ऑफ दिस डिग्री। वो ऑलवेज ऑलवेज एक स्टेबल रिजल्ट ही रखेंगे, बेशक पेपर 3 बार हो जाए, बेशक पेपर 4 बार हो जाए। उल्टा सर जो एग्जिस्टिंग सीएस है ना, पुराने सीएस हैं, वो आईसीआई को लिख के दे, उनको चिंता हो रही है कि इतने बच्चे सीए होने जा रहे हैं, कि आईसीआई ने, वो पता क्या बोल रहे हैं, आईसीआई ने रिजल्ट बहुत बढ़ा दिया। आप कह रहे हो कम है, वो कह रहे हैं बहुत बढ़ा दिया। हमारे जमाने में मिस्टर भिड़े, हमारे जमाने में वही 2%, 3%। यार फिर इतना का रिजल्ट तो बनता है, पर्टिकुलरली 14%, 50%, 15%, इतना ही रहेगा, 20% आसपास। बट मेरे को लिटरली फर्क नहीं पड़ता, जितना ही रिजल्ट हो। मैं तो एक हूं, मैं कह रहा हूं 1% रिजल्ट भी निकालो, 1 लाख बच्चा बैठे, 1 लाख बच्चे का 1% कितना हुआ, 1,000। तुझे 1,000 सीट चाहिए, कितनी सीट चाहिए, 999, जिस मर्जी को पास करो, मैं आउट ऑफ देम। अब ये माइंडसेट से पढ़ोगे, आप हमेशा अपने आप को पास वालों में ही देखो। अगर आपने वो अपने आप को 99 में देख लिया तो ठीक है जी, माता रानी के दरबार खुले, आईसीआई के दरबार खुले, आते जाओ, चढ़ावा चढ़ाते जाओ, गेड़ा मारते रहो। पर हम फ्री नहीं है ना, आपा इस चीज के लिए नहीं बने। अपना मोटिव जस्ट एक है, हम एवरी डे वन ये एथिक्स, ये बिहेवियर आप लोगों में ट्रांसफॉर्म करना क्यों जरूरी है, बिकॉज मुझे सबका कॉमन माइंडसेट चाहिए। आउट ऑफ यू मोस्ट ऑफ स्टूडेंट तो चलो फाउंडेशन के साथ ही हमारे टच में हैं, जो काफी स्टूडेंट्स और नए अटैच हुए हैं कि पहले तो मुझे कॉमन प्लेटफॉर्म चाहिए, आप सबका माइंड एक कॉमन, कि आपा सर इस मोटिव के साथ बैठे हैं, इस मोटिव के साथ आपा ने नेक्स्ट आगे अपनी जर्नी क्या करनी है, शुरू करनी। रूल्स पहले क्लियर हो, गेम खेलने का मजा भी तब आएगा, जर्नी में एंटरटेनमेंट भी वैसा होगा। बट जब रूल्स ही क्लियर नहीं है कि सर हाउ टू प्ले, कैसे आप चीजों को मैनेज करेंगे, द थिंग इज मैनेजमेंट, टू बी वेरी ऑनेस्ट, द ऑल थिंग इज जस्ट मैनेजमेंट। आप दो चीजों को ना मिक्स कर लेते हैं, स्टडी लाइफ भी और पर्सनल लाइफ भी, देन वो कॉम्प्लिकेट करती है, देन वो थोड़ी दिक्कतें क्रिएट करनी शुरू करती हैं। आप ये दो चीजें हमेशा अलग रखो, स्टडी लाइफ अलग रखो, पर्सनल लाइफ अलग रखो। जब पर्सनल लाइफ का टाइम है, इंजॉय करने का टाइम है, इंजॉय करेंगे। जब पढ़ने का टाइम है तो फिर कमिटमेंट के साथ पढ़ेंगे बस। इतना सा डिसिप्लिन भी अगर आप अपने माइंड में रख लेते हो ना, मेरे लिए बहुत है, बहुत है। आप नंबर मुझे बताना कि कितने चाहिए सर, उस अकॉर्डिंग टू भी स्ट्रेटेजी बना के दे देंगे, बताओ तुम्हारा टारगेट क्या है, मोटिव क्या है, पर फिर चलना पड़ेगा उस अकॉर्डिंग। और एक बार चल दिए, आपने हाथ पकड़ा दिया, फिर मैं छोड़ूंगा नहीं, फिर आगे कोई चलेंगे, खींच के लेके जाएंगे। समझे ना पॉइंट, ये हिसाब है। सो पेपर नंबर 2 हमारा बेसिकली कंपनी एंड कंपनी, वैसे कॉर्पोरेट स्टैंड्स फॉर वर्ड कंपनी, कंपनी लॉ
एंड द नेक्स्ट वन वर्ड आपके सामने जो लिखा हुआ है दैट इज क्या है सर? अदर। सर ये अदर लॉज का मतलब क्या है? या पहले तो अगर आप वही डे वन थोड़ी सी बात करते थे कि लॉ हमारे सिलेबस का पार्ट क्यों है, ये मैंने फाउंडेशन में भी आपको समझाया था। हमारी सर दुकानदारी, हमारा जो प्रोफेशन है, हमारी जो कंसल्टेंसी है, द एडवाइजरी सर्विस, वो एडवाइजरी एडवाइजरी किसके ऊपर डिपेंड करती है? लॉ। आप ओनली ये लॉ कह रहे हैं, इनकम टैक्स लॉ, जीएसटी लॉ। हमारा तो सारा प्रोफेशन, सारा काम ही किसके ऊपर डिपेंड करता है? लॉ के ऊपर। कल को क्लाइंट आपको अप्रोच करेगा, अप्रोच करते ही पहला सवाल वो आपसे क्या पूछेगा? रिगार्डिंग द एनेक्टमेंट्स, रिगार्डिंग द रूल्स रेगुलेशंस। अगर उनको रूल्स रेगुलेशन, अगर उनको ये बेयर टेक्स्ट समझ आने शुरू हो जाए कि लॉ, व्हाट द लॉ सेज, व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग एज पर द एनेक्टमेंट, एज पर द एक्ट, अगर उनको इतनी बातें समझ आनी शुरू हो जाए नॉर्मल जनता को, क्या सीए की रिक्वायरमेंट है फिर? दैट इज देयर स्कोप। क्योंकि हमें इंटरप्रिटेशन सिखाई जाती है, हमें लॉ को पढ़ना सिखाया जाता है कि उस प्रोविजन का मतलब क्या है। बिकॉज इन अनेक्टमेंट्स में क्या यूज की जाती है? बेयर लैंग्वेज, बेयर टेक्स्ट जिसको वर्ड बोलते हैं, द टिपिकल वोकैबुलरी, द टिपिकल लैंग्वेज। मैंने फाउंडेशन में भी शायद आपको यही बात बार बार समझाई होगी सर। कुछ बच्चे गॉड गिफ्टेड डे वन से ऐसे होते हैं कि वोकैबुलरी डे वन से यार मतलब पढ़ा, वैसा राइटिंग पार्ट में आना शुरू हो गया ऑटोमेटिकली। बट जब तक आपकी शीट एक्सप्रेसिव नहीं होगी, सेल्फ एक्सप्रेसिव, मुंह से खुद बोले आपकी शीट, कि सामने वाले चेकर को मजबूर कर दे मेरे को पास कर, विद ग्रेट मार्क्स पास कर, और वो तुम नहीं बताओगे, तुम्हारी शीट बताएगी। सो यहां पे किसी बात की कंजूसी नहीं है कि मैं अपने वर्ड्स अंदर संभाल के रखूं। क्यों? अगले अटेम्प्ट के लिए संभाल के रखे हुए। एक चांस है सर, मैक्सिमम डिलीवर, अपनी ओर से बेस्ट टू बेस्ट वर्डिंग। हाँ, एक शर्त मेरी भी रही, गारंटी पक्का, फाउंडेशन से ज्यादा इजी लगेगा लोग, फाउंडेशन से ज्यादा इजी लगने वाला है इस बार इंटर का लॉ। कारण मैक्सिमम लॉ आपका कौन सा है सर? कॉर्पोरेट कंपनी लॉ। बड़ी मजेदार प्रोविजंस आपके सामने आएंगी, सेक्शंस वन बाय वन, एंड मैं इसको हाफ मान के चलता हूँ। हाफ कंपनी लॉ आपके सिलेबस का पार्ट है सीए इंटर में, एंड हाफ आपको मिलेगा फाइनल्स में जाकर। कंपनी एक्ट एक बार में दे दिया तो खत्म हो जाएंगे। 470 सेक्शन है, 470, सच अ बिग एनेक्टमेंट। और वैसे भी सर हमें कौन सा कोई पर्टिकुलरली क्रिमिनल लॉ पढ़ने या सिविल लॉ पढ़ने, एडवोकेट थोड़ी बनना है। हम सीए बनने वाले हैं, सीए का बेसिकली मेन काम विद द क्या है? बिजनेस। तो मेरे सिलेबस में तो जितने भी लॉ आपको पढ़ने को मिलेंगे, सभी के सभी आपके कौन से होंगे सर? बिजनेस लॉ। कौन से वाले? सर मेरे वाले पार्ट में तो जस्ट बिजनेस लॉज, क्योंकि मेरे को तो डील ही किसमें करना है? बिजनेस में, अकाउंट्स एंड फाइनेंस में, दैट्स इट। क्लियर? सो द ओनली थिंग जो हम करने वाले हैं दैट इज बिजनेस लॉ में हमारा माइंड मेकअप रहेगा, जिसमें से मेजोरिटी पार्ट आपका यहां पे जो चलने वाला है दैट इज नंबर वन कंपनी लॉ, एंड वर्ड क्या लिखा हो साथ में सर? लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। जहां पे 70 मार्क्स, तेरे 100 में से 70 नंबर के तो ये दो है। सर क्या ये वही एलएलपी है? हाँ, बट पहले जो आपने एलएलपी पढ़ा था वो जस्ट क्या था? इंट्रो, वो प्योर इंट्रो थी। एंड वही सारा रिपीट, नथिंग गोज वेस्ट। जो आपने पढ़ा हुआ है फाउंडेशन लेवल पे, ईच एंड एवरी वर्ड काम आएगा, हर वो वर्ड यहाँ पे काम आएगा, कुछ भी वेस्ट नहीं जाएगा। एलएलपी का है, कंपनीज के भी तकरीबन 30 पेज हमने पढ़े थे वहां पे, 30 पेजेस, जिसमें आपको बेसिक नॉलेज दी गई थी अबाउट द काइंड्स ऑफ कंपनीज, द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स को लेकर, एंड डॉक्ट्रीन्स तीन। नंबर वन डॉक्ट्रीन ऑफ अल्ट्रा वायर्स, डॉक्ट्रीन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, डॉक्ट्रीन ऑफ इंडोर मिलेगा, सब वही मिलेगा। पर मेरा हमेशा पैटर्न रहता है, जो पढ़ चुके यार उसको पढ़ने में क्या मजा, आपा कुछ नया शुरू करेंगे, थोड़ा सा शफल करके चलेंगे। और उसकी भी वजह बताऊंगा, पहले आप सिलेबस इंट्रोड्यूस कर ले कि एक दूसरा हमारे पास कौन है जी? एलएलपी। अरे फाउंडेशन लेवल पे तो वेटेज ही उसकी 5 नंबर की थी, और उसमें भी क्या था? दो तो डिफरेंस थे, एलएलबी का पार्टनर की पार्टनरशिप के साथ, एलएलबी का कंपनी के साथ।
या इनकॉर्पोरेशन सिखाई थी, एलएलपी के फीचर बताए थे। हाँ, वो सब कुछ यहां भी रिपीट है, वही 10-12 पेज यहां भी रिपीट है। बट जो सेक्शंस हमने एलएलपी एक्ट के वहां नहीं पढ़े, वो एक्स्ट्रा पार्ट आपके सिलेबस का है, वो एक्स्ट्रा पार्ट अपने सिलेबस का है। अगर मैं कहता हूँ टोटल मेरे 5 लेक्चर हैं एलएलपी के ऊपर, 5 में से 2 तो आपने सुने हुए हैं। हाँ, थोड़ा और पॉलिश करेंगे, थोड़ा और नई वे से उसको लेकर चलेंगे, मेन तो 3 ही है। मैं तभी कह रहा हूं कि इस बार तुम्हें लॉ उल्टा स्ट्रेंथ फील होगी जब पाला पड़ेगा अकाउंट्स और टैक्स के साथ। तो आप कहोगे यही हमारा सेफर जोन है, यही हमें बढ़िया लग रहा है। पर हम कहते हैं सारे सब्जेक्ट्स की वेटेज क्या है सर, इक्वल। कोई डिफरेंस नहीं है हमारे लिए कि सर ये प्लस या वो माइनस। हाँ, हर पर्सन की स्ट्रेंथ वीकनेस अलग अलग होती है। किसी को न्यूमेरिकल बहुत ही जल्दी ग्रास्प होता है, किसी को थियरी में थोड़ी अच्छी ग्रास्पिंग होती है। वो तो आपने बनाकर रखनी है अपनी अपनी पर्टिकुलर जो भी है, बट वेटेज मस्ट बी डे वन से इक्वल टू ऑल। चाहे टैक्स पढ़ रहे हैं, चाहे लॉ पढ़ रहे हैं, चाहे आप अकाउंट्स पढ़ रहे हैं। इसके बाद अगर हम बात करें टोटल सर, मतलब 70 मार्क्स में, अगर तुम 70 से भी पूछो ना, 60 मार्क्स में मिलता है कंपनी लॉ, 10 नंबर का मिलता है एलएलपी। 60 मार्क्स मतलब 2/3 ऑफ द पेपर अराउंड, या मोर देन हाफ पेपर आपका कहां से आने वाला है, फ्रॉम द कंपनी। और कंपनी लॉ के टोटल मेरे पास चैप्टर्स कितने हैं सर, 11। कितने हैं जी, 11। 11 चैप्टर्स की आप सामने डिवाइडेशन भी देख ही रहे हैं, मतलब कितनी कितनी वेटेज यहाँ पे गिवन है। मैं इवन चाहे टॉपिक बेस्ड भी आपको बता दूंगा जब जब हम टॉपिक शुरू करेंगे कि ये चैप्टर कितनी वेटेज रखता है पेपर में। एंड सेक्शन वाइज ये आईसीआई की ही मतलब शीट है, ये कोई अपनी ओर से नहीं है, ये आईसीआई का ही सेक्शन वाइज एक वेटेज गिवन है। हाँ, इस पे वो खरे उतरते हैं या नहीं, वो आईसीआई की मर्जी। कहकर 20 से 30% इसमें से उतना डालेंगे या नहीं, ये उनकी मर्जी। बट ज्यादातर ज्यादातर 90% स्टेबिलिटी ऐसी मिलती है कि अपने पास में एक 100 मार्क्स का भी बाइफर्केशन है, कौन से चैप्टर में से कितना का एक्सपेक्ट एक्सपेक्ट श्योर नहीं, कितना का एक्सपेक्टेशन है कि मतलब पेपर कवर हो सकता है। लाइक जो आज हम नेक्स्ट आगे टॉपिक शुरू करने वाले हैं, दैट इज चैप्टर नंबर 8। बड़ा एक सिंपल सा वर्ड है, अकाउंट्स बेस्ड डिविडेंड। बट आज तक आपने वो टॉपिक सिर्फ और सिर्फ अकाउंट्स प्रोस्पेक्टिव से डील करा होगा। क्वेश्चन में डिविडेंड गिवन हुआ होगा, पे करके खत्म भी कर दिया, एंड बैलेंस शीट में उसकी एडजस्टमेंट भी कर दी, जहां तक सीखा होगा दैट इज अकाउंट्स। तुमने उसका बैकग्राउंड कभी नहीं सीखा कि लॉ उसके बारे में क्या कहती है, कैसे डिविडेंड डिक्लेयर किए जाते हैं, कैसे डिविडेंड पे आउट होते हैं। हम चलेंगे माइन्यूटली माइन्यूटली। एंड एलएलपी का तो चलो मैं बता ही गया, तकरीबन तकरीबन 10 से 12 नंबर का आपको कौन मिलेगा, सिर्फ एलएलपी पार्ट मिलेगा। एंड मेन चीज अदर लॉ, जो हमारे कितने मार्क्स के हैं जी, 30 मार्क्स। इस अदर लॉ में एक्चुअली 3 चैप्टर आपके कवर होते हैं। सबसे पहला कौन सा है, जीसी एक्ट। जीसी स्टैंड्स फॉर जर्नल क्लॉजेस, जर्नल क्लॉजेस एक्ट 1897। एंड दूसरा आपका सर कोई एक्ट नहीं है, ये सभी एक्ट को पढ़ने का वे आउट है। वर्ड पढ़ो क्या लिखा हुआ है, इंटरप्रिटेशन, इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ, स्टैट्यूट्स, डीड्स, डॉक्यूमेंट्स। लॉ में जगह जगह आपने देखा होगा, अभी तो चलो अब पढ़ेंगे, एफिडेविट फाइल करो, डीड बनाओ, अंडरटेकिंग दो, डेक्लेरेशन दो, आते हैं वर्ड्स। वो डेक्लेरेशन की वर्डिंग क्या होती है। अब आप लोग कल को सर, सिंपल सी बात, क्लाइंट्स के क्या डॉक्यूमेंट तैयार नहीं करोगे, कोई एफिडेविट्स बनाकर देने, कोई डीड्स बनाकर देनी, कोई कोई डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर कर, इनकॉर्पोरेशन के डॉक्यूमेंट्स, क्या अपना काम नहीं है। तो वो सारे काम करने के लिए तुम्हें ही नहीं पता कि डॉक्यूमेंट्स बनते कैसे, या उन डॉक्यूमेंट्स में जो वर्ड लिखे जाते हैं, आप ये मान लो लिटरली। चलो एक्ट समझने के लिए तो आप मानते हैं, जितने भी एक्ट आप पढ़ते हो, ये मैं पढ़ाऊंगा भी लास्ट में, उल्टा इसके सारे रूल्स में प्रैक्टिकली आपको करवा भी जाऊंगा, तुम्हें पता नहीं होंगे। जिस दिन ये चैप्टर शुरू करूंगा, फिर सारा लॉ सामने रखूंगा, वहां 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 यहाँ। अब अच्छा सर, ये तो वही चीज है, हम डे वन से लॉ पढ़ ही वैसे रहे। आपने तो चलो फाउंडेशन मेरे पास ही करी है, काफी सारे बच्चों ने पर्टिकुलरली, आपने पढ़ने का वे आउट समझ ही लिया होगा कि हम लॉ का पढ़ने का वे आउट क्या है। अब उसमें एक डबल बूस्टर और प्लस करेंगे, आपको पढ़ने का वे आउट, वो तुम डे वन से रीडिंग नहीं कर रहे। शायद हर बंदा कहता है लॉ में क्या रीडिंग है, ट्रांसलेशन है, इंग्लिश पढ़ी हिंदी कर दो, तुम कर लो।
और करके दिखा। इतने तो फाउंडेशन में पता लग गया होगा। ऐसे ही नहीं सर, आधे आधे पेज पे एक एक घंटा लगता, डेढ़ डेढ़ घंटे की क्लास लगती कि पता लगे क्लास हाफ पेज हुआ जी आज। ये नहीं देखते ना उस हाफ पेज के पीछे कितने मीनिंग्स हैं, उन वर्ड्स के पीछे कितनी गहराई है, कहां तक हमें उसके अंदर इंक्लाइंड होना पड़ेगा। बहुत चीजें यार। अब मैं बात कर रहा था यहाँ पे इंटरप्रिटेशन की और जरूरत क्यों है। आप ये बिलीव करो, क्लाइंट के जितने भी कल को कोई एग्रीमेंट्स बनते हैं ना, कॉन्ट्रैक्ट्स पढ़ ही चुके, कॉन्ट्रैक्ट्स बनते हैं, एग्रीमेंट्स बनते हैं, डीड्स बनती हैं, डॉक्यूमेंट्स बनती हैं, दे विल स्पेशली हायर यू। वो आपको हायर करेंगे कि सर ये एग्रीमेंट पढ़ना एक बार, आपके मुताबिक हमारे लिए ठीक बने। जैसे लोग एडवोकेट्स को हायर करते हैं स्पेशली, टॉप क्लास। जैसे कोई फ्रेंचाइजिंग एग्रीमेंट नहीं होते आजकल चल ही रहे हैं सारे मॉडल्स वगैरह, फ्रेंचाइजी मॉडल्स एंड ऑल, ठीक है ना। तो वहां पे वो बड़ी बड़ी कंपनीज बड़ी शातिर होती हैं, एग्रीमेंट में सब कुछ लिखा होता है। अपने जैसे अनपढ़ों को क्या पढ़ना आता है, नॉर्मल लोगों को क्या पढ़ना आता है। आप मान लो हमारे पास रेंडमली महीने में दो तीन ऐसे क्लाइंट पक्का आते हैं, वो जी हमारा ना एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे थे, फलानी कंपनी है, कोई दिल्ली की, कोई मुंबई की, कहाँ की, उनके साथ ये एग्रीमेंट सा करा है जी, उन्होंने बना के दिया है, आपसे मिलना था। मैं क्या वजह, तो मैं समझ गया मिलना था। मैं कैसे करना, 3000 लगेंगे। कहते जी मिलना था। मैं क्या पता है मुझे क्यों मिलना है, आइए। उन्होंने वो क्या रीड करवाना है, एग्रीमेंट, कि सर आप पढ़ो इसको एक बार, कि हमने उनके साथ ये कुछ कंडीशंस वगैरह डिस्कस करी हैं। और लॉ शब्दों का ही खेल है, शब्दों का ही खेल है। कई बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज ना एडवोकेट्स इतने टॉप क्लास रखती हैं ना, टॉप क्लास जिसको कहते हैं, और वो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट बना के देते हैं ना, ऐसे ऐसे वर्ड, ऐसे ऐसे क्लॉज उसके अंदर फिट करते हैं, तेरे मेरे जैसे को तो समझ ही नहीं आएंगे, समझ ही नहीं आएंगे। आप अपना वही साइन करके, हाँ वो काम मिल रहा है, फलाना मिल रहा है, करके चलो डन ओके। कल को पता लगेगा अगले ने क्या लिखवा लिया, क्या साइन करवा लिया। अब तो कॉन्ट्रैक्ट तक भी सारा पढ़ चुके हो, रिगार्डिंग दैट हम समझते हैं कि मतलब सर क्या क्या थिंग्स किन किन चीजों में जाती हैं। दैट इज वाई वी नीड इंटरप्रिटेशन सर, हमें चाहिए। इसी से तो कल को हमारा सारा काम का डिपेंड करता है, हमारी एडवाइजरी, हमारी कंसल्टिंग। और नॉट ओनली इंटरप्रिटेशन ऑफ कंपनी लॉ, इनकम टैक्स लॉ, जीएसटी लॉ, जितने भी एनेक्टमेंट्स मेरे सिलेबस में आएंगे। तो नीचे पढ़ो, थर्ड वन क्या लिखा हुआ है जी, फॉरेन एक्सचेंज, फैमा। इवन ये भी इंट्रोड्यूस किया गया, ये पहले फाइनल्स का था। एंड अभी भी सारा नहीं है, अभी भी सारा एक्ट नहीं है, हाफ पार्ट। इस एक्ट का भी हाफ पार्ट है, सारा देने लग जाए तो बहुत कॉम्प्लिकेट चला जाए। बट इन्होंने इसका भी मोटिव सुनो, क्यों इन्होंने मतलब इंटर लेवल पे फैमा को इंट्रोड्यूस करा। कारण जस्ट उसका क्या था कि आजकल आप देखते हो कि नॉर्मल लेवल पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट वगैरह हर तरह के बिजनेस करने शुरू कर चुके हैं। एंड हमारे बच्चे को फैमा की नॉलेज, फॉरेन एक्सचेंज, क्योंकि सिंपल सी बात, इंपोर्ट एक्सपोर्ट होगा तो फॉरेक्स भी तो इन्वॉल्व होगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट में डॉलर्स में पेमेंट आएगी जाएगी वटेवर। और हमारे बच्चे को नॉलेज आर्टिकलशिप के बाद मिलेगी, लॉ पढ़ने को कब मिलेगा, फाइनल्स में। और वो फेस कब करेगा, आर्टिकलशिप में। तो इन्होंने क्या करा, फाइनल्स का कुछ पार्ट फैमा का निकाल कर कहां पे लगा दिया, इंटर। कि कम से कम कल को भाई आर्टिकलशिप में जाओगे, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लोगे, वहां भी तो आपको फैमा के कंप्लायंस करवाने पड़ सकते हैं। एंड यू विल से फैमा तो पढ़ाया नहीं गया, कि फैमा तो सिलेबस में नहीं था, इसीलिए। और इवन देख, कंपनीज का भी 11वां नंबर चैप्टर पढ़ो, क्या लिखा होना, कंपनी इनकॉर्पोरेटेड, जिसको हम वर्ड क्या बोलते हैं, फॉरेन कंपनी। ये भी कॉन्सेप्ट, ये भी कॉन्सेप्ट फाइनल्स का कॉपी किया गया। नहीं, पहले अपना इंटर का सिलेबस कंपनी लॉ का यहां तक था, 10th तक, जो उड़ा के कहां तक ले गए, 11th नंबर भी स्पेशल लेकर आए। कारण ग्लोबलाइजेशन का जमाना है, कितनी सारी एमएनसीज, कितनी सारी फॉरेन कंपनीज इंडिया में क्या कर रही हैं, इन्वेस्टमेंट कर रही हैं। हमारा बच्चा इक्विप्ड नहीं है, उसको यही नहीं पता फॉरेन कंपनी का काम क्या है, फॉरेन कंपनी के कंप्लायंसेस क्या है। कहते सारा ना पढ़ाओ, पर बताओ तो सही इसको। अब आप जब ये टॉपिक्स पढ़ने के बाद, सच अ ग्रेट स्किल, जहां भी आर्टिकलशिप करते हैं आपको ये सारे एक्सपोजर मिलेंगे। कम से कम आप ये तो नहीं कह पाओगे सर हमें तो बताया ही नहीं क्या कि फॉरेन कंपनी के कंप्लायंसेस क्या होते हैं, उनका टैक्सेशन का सिस्टम क्या है। ये दो टॉपिक्स स्पेशली
इस सिलेबस के अंदर। चलो आप तो सितंबर 26 कह रहे हैं, ये मई 24 में पहली बार जब सिलेबस चेंज हुआ था, द बिगेस्ट चेंज, जब सारी स्कीम इंटरमीडिएट की रिवाइज हुई थी, ये दो नए टॉपिक्स इन्होंने क्या करे थे, इंट्रोड्यूस, कि सर हमारे बच्चे को नॉलेज होनी चाहिए। हमें सब्जेक्ट भी तो पता हो, कल्ला लॉ पढ़कर अंदर से प्रोविजन क्लियर करके वो तो अभी शुरू हो जाएंगे 10 मिनट बाद, पर पहले थीम तो पता हो ना, क्या क्या हमारे सिलेबस का पार्ट है, क्यों है, उसका कारण क्या है। एंड मेनली मेनली आप कहोगे सर हमें सोल प्रोप्राइटरी, तो पहली बात तो सोल प्रोप्राइटर का कोई एक्ट ही नहीं है। अगर आप सोल प्रोप्राइटरी बिजनेस करते हो, क्या कोई अनेक्टमेंट है उसके ऊपर पर्टिकुलरली? नहीं। दूसरी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है? पार्टनरशिप। फाउंडेशन में सारा तुमने क्या पढ़ा? पार्टनरशिप, प्रॉपर वे से। एंड तीसरी, पार्टनरशिप फर्म के साथ ही कौन होती है? एलएलपी। इवन सर फॉर द टैक्स पर्पस फर्म इंक्लूड्स एलएलपी। फर्म इंक्लूड्स, दोनों के ऊपर टैक्स रेट सेम है। हाँ, इनकॉर्पोरेशन लीगल कंप्लायंस अपने अपने अलग होंगे, टैक्स दोनों पे सेम है। आज करेंगे साहिल सर टैक्स के ऊपर बात, आपसे थोड़ी ब्रीफिंग वगैरह की क्या चीज है टैक्स को इंट्रोड्यूस करना। मतलब अभी तो एक दो दिन जस्ट आपका पहले सुनने वाला काम है। समझो पहले तो चीजों को, कि यहां पे अपना स्केल किस लेवल पे चलेगा, वो पॉइंट। एंड मेन तीसरी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो अपने आप में काउंट होती है, इनको साइड पे करने के बाद, दैट इज कंपनीज। एंड ये सीएज अगर प्रिपेयर कर रहे हैं नॉट फॉर द पार्टनरशिप्स एंड सोल प्रोप्राइटरी, वो तो तुम संभाल ही लोगे, उनमें कंप्लायंस ही क्या है, कुछ भी नहीं है। वो तो सर मैं कह रहा हूं जितने आ जाए उतने कम है। उल्टा मेन अपनी फीस, देखो सोचना पड़ेगा ना, फीस, इनकम, अर्निंग जो बनती है वो कहां से बनती है? फ्रॉम द कंपनीज। हम लिटरली कहते हैं आज की डेट में, पर्टिकुलरली बीइंग अ फ्रेशर, अगर आप प्रैक्टिस में जाते हैं, स्टार्टिंग स्टार्टिंग अगर पर्टिकुलरली तुम्हें कोई 15-20 कंपनीज मिल जाएं, चाहे प्राइवेट कंपनी मिल जाए, पब्लिक मिल जाए, तो माशा मजे, तुम्हारा सिस्टम सेट है भाई, चिंता ना करो। हाँ, पर जितनी अच्छी जल्दी आपने अज्यूम कर लिया ना, ये उतनी जल्दी होगा नहीं, मेहनत करनी पड़ती है। क्योंकि मेन कंप्लायंसेस का चक्कर, रूल्स एंड रेगुलेशन सबसे ज्यादा किसके ऊपर है? कंपनीज। क्या बता सकते हो कंपनीज के ऊपर ही इतने रूल्स एंड रेगुलेशन क्यों दिए? लिमिटेड लाइबिलिटी, द मेन वर्ड इज ड्यू टू व्हाट? व्हाई देयर इज सो मच रूल्स एंड रेगुलेशन? सेपरेट लीगल एंटिटी। बोल के सालोमन, सालोमन वर्सेस सर आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है। अगर इसके ऊपर रूल्स रेगुलेशन ना रखी गई, लोग तो अल्टीमेटली इसको पता नहीं क्या से क्या डिवाइस बनाकर क्या कुछ करना शुरू कर देंगे, दुनिया भर के फ्रॉड होंगे। एंड ऊपर से आप कहते हो कि सर मतलब जो कॉर्पोरेट व्हील है वो लिफ्ट अप नहीं होगी, वो भी स्पेशल सर्कुमस्टांस दिए गए, वो भी कोर्ट अगर उसकी डिस्क्रिप्शन होगी तो। हमने 5 केस पढ़े थे फाउंडेशन में, कि जी उन केसेस में कॉर्पोरेट व्हील लिफ्ट अप होगी, अदरवाइज नहीं होगी। ये क्या मतलब है? कंपनी जो काम करे कंपनी ने करा है, पता तुम्हें भी होता है करा किसने, उसके मेंबर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। कंपनी खुद तो कुछ कर ही नहीं सकती, कंपनी तो आर्टिफिशियल पर्सन है। दैट इज वाई इतने सारे रूल्स रेगुलेशन। सर कंपनीज एक्ट द बिगेस्ट एक्ट में काउंट होता है, कुछ छोटे मोटे में नहीं आता। 470 सेक्शन है, 470, उनमें से भी अभी कुछ नोटिफाई नहीं हुए, कुछ हो चुके, आने को और भी इंक्रीज कर सकते हैं। एंड विच इज डिवाइडेड इंटू 29 चैप्टर्स, डिवाइडेड इनटू 29। पूरा कंपनीज एक्ट डिवाइडेड है, ये तो बुक के चैप्टर हैं। लॉ ने बैकग्राउंड। अब लाइक अगर मैं आपको ध्यान से, आप हेडिंग पढ़ना तो क्या लिखा हुआ है पर्टिकुलरली, जो ये चैप्टर 8 तो कौन सा हुआ? बुक का हुआ। ये पढ़, चैप्टर 8 ऑफ द किसका? सर आप कंपनीज एक्ट का चैप्टर 8 पढ़ रहे हैं। अब इतने सारे सेक्शंस, 470 सेक्शंस आपने सिलेबस के अंदर इंट्रोड्यूस, तो पार्ट्स में इंटर लेवल पे हाफ, फाइनल्स पे बाकी जो भी होगा मिलेगा। एंड विच इज डिवाइडेड इनटू टोटल कितने चैप्टर्स में डिवाइडेड है जी? हाँ, मेरे सिलेबस में तो इनमें से कितने, सिर्फ 11, 1 to 10, और एक चैप्टर 22।
जो बुक वाइज आपका 11th नंबर है ना, कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, वो कंपनीज एक्ट का कौन सा चैप्टर है? चैप्टर नंबर 20। मेरे सिलेबस में तो ये, मैं बस मेन वजह आपसे पूछना जो चाह रहा था वो ये चीज थी कि क्यों सर इतनी रूल्स रेगुलेशन इसके ऊपर लगा रखी हैं, इतने सारे कंप्लायंसेस आपने इसके ऊपर लगा रखे हैं। बीइंग जस्ट वन वर्ड, कंपनी क्या है? आर्टिफिशियल लीगल पर्सन इन द आईज ऑफ लॉ। ये एक लीगल पर्सन है। अगर इसको एज अ डिवाइस बनाने पे लोग आ गए, इसको एज अ डिवाइस बनाकर यूज करने पे आगे, वो इसको मैनिपुलेट कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। और नाम किसका लगेगा लास्ट में? कंपनी का। कंपनी तो कोई है ही नहीं, कंपनी तुम लोग तो। व्हाट द कंपनी इज बेसिकली एसोसिएशन ऑफ पर्संस। हम लोग मिलकर ही तो क्या बना रहे हैं? कंपनी बना रहे हैं। वही बेसिक बातें सर, प्राइवेट कंपनी बनाने के लिए कितने पर्सन चाहिए? मेंबर कितने चाहिए? 2। एंड वही पब्लिक कंपनी बनाने के लिए मिनिमम 7। और एक वो स्पेशल आया था वर्ड, ओपीसी, वन पर्सन कंपनी, विच मींस सिंगल मेंबर कंपनी, सिंगल मेंबर कंपनी। वही बात है सर, पर मैं वहां से शुरू नहीं करूंगा। लेट मी स्टार्ट विद द न्यू कंटेंट। आप आते हैं जी चैप्टर नंबर, हाँ सॉरी, जस्ट छोटा सा पॉइंट रह गया सर। जो जीसी एक्ट है ना, ये तीनों चैप्टर्स हमारे पर्टिकुलरली कितने नंबर में मिलेंगे? 30 नंबर के अंदर आपको मिलने वाले हैं। 30 में से भी वेटेज डेडली श्योर कह सकता हूं, 12 नंबर में जीसी, 12 नंबर में फेमा, 8 नंबर में कौन मिलेगा? इंटरप्रिटेशन। सर 12-12 नंबर के तो यही पड़े हैं। और डेड श्योर, 100% श्योर, जीसी एक्ट आएगा, फेमा आएगा, इंटरप्रिटेशन भी आएगा। सर कहा वो चैप्टर 60 मार्क्स में इतने पढ़ने, पता नहीं उसकी वेटेज आएगी, ये डेड श्योर पढ़े। आप इस पे भी मेहनत अपनी प्रॉपर करेंगे, ये चीज है। तो इसीलिए हमें सिलेबस पता होना चाहिए कि ऑल ओवर हमारा डेकोरम क्या रहने वाला है। क्लियर? आई सर, लेट मी स्टार्ट विथ टुडेज सेशन। जो हमारा सर डील करेगा जी आज टॉपिक, दैट इज, मैं डिस्कशन शुरू कर रहा हूं। सिर्फ सुनो सर, आपका बुक में अभी कोई काम नहीं, मैं बुक का पेज ही पढ़ाने जा रहा हूं, आप उस पर ही डिस्कशन करेंगे। सुनो सिर्फ ध्यान से। चैप्टर नंबर 8 डील करता है विद द वर्ड, क्या है जी? डेक्लेरेशन। डेक्लेरेशन एंड वर्ड क्या? पेमेंट ऑफ डिविडेंड। मैं बिल्कुल बेसिक बेसिक बातें आपसे पूछता रहूंगा साथ साथ। और हाँ, डे वन रूल वही सेम है, मेरे को पार्टिसिपेशन चाहिए, सिंपल सी बात है। तो उतना और डीपली मजेदार चीज लेकर आऊंगा, बट ये नहीं है सर शांत होकर बैठे, लिपसिंग मूवमेंट चलती रहे, जो जो पूछ रहा हूँ साथ साथ रिप्लाई मिलते रहे। क्लियर? और इंटरेक्टिव सेक्शंस आपके बढ़िया चलेंगे। हमें भी मन करेगा 4 बातें ज्यादा ही सुना के जाऊंगा। समझ ना पॉइंट? सुनो, पहला पॉइंट आपके सामने वर्ड पढ़ो, एक है डेक्लेरेशन, एक है पेमेंट। इज इट द सेम थिंग और डिफरेंट? डेक्लेरेशन मीन्स डिक्लेयर करना, एंड पेमेंट मीन्स पे करना। किस चीज को लेकर? इन सिंपल वर्ड्स, व्हाट इज डिविडेंड? डिविडेंड है क्या? हम अकाउंट्स में थोड़ा थोड़ा सर डिविडेंड पे करना, हाँ कर दिया। डिविडेंड है क्या? एप्रोप्रिएशन ऑफ, ये तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है। डिविडेंड क्या है? ओनरशिप के लिए प्रॉफिट का शेयर देना। ओनरशिप के लिए प्रॉफिट का शेयर शेयर देना, काफी अच्छा। और व्हाट इज डिविडेंड बेसिकली? सोचो सर, ऐसे नहीं काम चलेगा। डिविडेंड क्या चीज है? मैं कोई गलत होगा ज्यादा ज्यादा, क्या होगा फिर क्या? बट डू पार्टिसिपेट। एंड ये मत सोचो सारे पढ़ लिखे, इतना सोच के कुछ नहीं बनेगा। अपना इनिशिएटिव रखो, मैं बार बार चीज समझा रहा हूं, बहुत आगे जाओगे, बहुत आगे जाओगे। अगर इतने लोगों में बोलना सीख गए ना, कम से कम अपनों के बीच में बोलना सीख गए, हमें दुनिया का डर नहीं। डिविडेंड इज बेसिकली अ रिटर्न। जैसे आप लोग डिबेंचर्स के ऊपर प्रॉफिट्स का कुछ हिस्सा, पहली बात तो वो प्रॉफिट बेस्ड है ही नहीं, डिबेंचर्स के ऊपर रिटर्न जो देते हो दैट इज कॉल्ड एज इंटरेस्ट। गवर्नमेंट को प्रॉफिट के ऊपर क्या देते हो? टैक्स। सेम शेयर होल्डर्स, जिन्होंने तुम्हारी कंपनी में पैसा क्या करा है? इन्वेस्ट, उन लोगों को उनकी कैपिटल इन्वेस्टेड के ऊपर जो तुम
रिटर्न देते हो, एक प्रॉफिट्स की, बड़ा अच्छा वर्ड यूज करा, प्रॉफिट्स की डिस्ट्रीब्यूशन देते हो, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज डिविडेंड। अरे सर, डिविडेंड एक नाम है, दिया तो पैसा ही है, दिया तो रिटर्न ही है। किस बात की ऐसी खुशी में बांट रहे हैं? किस बात की रिटर्न है? बिकॉज यू पीपल इन्वेस्टेड इन अस। आप लोगों ने अपना पैसा कहां इन्वेस्ट करा? कंपनी इन्वेस्ट करा। सर आपका भी तो कुछ देखो बनता है, सिंपल सी बात है। नहीं, आप लोगों को अगर कुछ ना पे आउट करें, आप तो अपनी कैपिटल विड्रॉ करके चले जाओगे। हमें तो छोटे होते से पढ़ाया था, कैपिटल इज द ब्लड ऑफ बिजनेस, कि कैपिटल के कारण ही तो क्या चलता है, बिजनेस। अगर मेरे शेयर होल्डर ही में से रूठ गए, मनाएंगे कैसे? मनाने का तरीका है कि डिविडेंड। और लिटरली जो कंपनीज डिविडेंड बांटती हैं, अच्छा डिविडेंड बांटती हैं, उनके शेयर्स का भाव भी डे बाय डे मार्केट वर्थ, क्योंकि लोग फिरेंगे ना मार्केट में, आपका शेयर लेने के लिए मिल जाए एंड धड़ाधड़ ट्रेड होगा शेयर मार्केट में। उसका कारण क्या है? सर आप रिटर्न्स बड़ी अच्छी दे रहे हो। इन्वेस्टर चाहता क्या है? रिटर्न्स। हर बंदा हर बंदा पर्टिकुलरली अगर कहीं पैसा इन्वेस्ट करेगा, मैं कह रहा हूं जी आप मुझे 1,000 रुपए 2 महीने बाद मुझसे 1,000 ले जाना, दोगे? आप क्या वो सर हमें क्या फायदा? पहला वर्ड, हमें क्या? हर बंदा फायदे के लिए तो जी रहा है। अगर अपने शेयर होल्डर्स को अपन ने खुश नहीं करा, और किसको करेंगे यार? कंपनी है क्या? इन्हीं लोगों की बदौलत। यही वो लोग हैं अल्टीमेट। हम अगर प्रॉफिट्स में हैं, देख हमारे दुख में ही हैं, तो सुख में भी यही। जिसको तुम वर्ड बोलते हो, इट इज एप्रोप्रिएशन। कि ये डिविडेंड वर्ड अपने आप में क्या है सर? एप्रोप्रिएशन है। इज इट अ गारंटी कि मैं आपको दूंगा ही दूंगा? बट इन केस ऑफ डिवेंचर्स, बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, सर यू हैव टू पे आउट, यू हैव टू पे आउट बिकॉज दे आर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स। उनको कोई मतलब नहीं है कि तुम्हारी कंपनी में प्रॉफिट हो या लॉस, उनको तो उनकी रिटर्न देनी। पर ये तो हमारे अपने हैं, वो तो ठहरे बाहर वाले, तुम तो ठहरे परदेसी। ये तो अपने हैं, इनको तो समझ आना चाहिए कि भाई कंपनी में लॉस है, इस बार नहीं तो अगली बार ले लेना। पर इनको कोई गारंटी नहीं, कोई फिक्स नहीं है जी, पैसे होंगे तो जरूर देंगे, नहीं होंगे तो अगली बार ले लेंगे। क्योंकि इनको घर वालों को तो समझा सकता हूँ, शेयर होल्डर्स को तो समझा सकता हूँ कि तुम्हें तो अपनी पिक्चर बताइए भाई, क्या हाल चल रहे हैं। पर हाँ, जिस दिन दुख में तुम थे, आज सुख के दिन आए हैं, अच्छा प्रॉफिट आया है, तो बांटेंगे भाई, खुशी से बांटेंगे। वहां पे सबसे पहले तुम डिविडेंड क्या करेंगे? प्रॉपर एजीएम बड़ा बनाएंगे सर, अच्छे लेवल पे। वहां पे ओपनली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या करेंगे सर? डिक्लेयर करेंगे मेंबर से पूछकर। हाँ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या करेंगे? रिकमेंड। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या करेंगे? रिकमेंड। चलेगी तो फाइनली किसकी? मेंबर्स। किसकी चलेगी? मेंबर्स। अगले एजीएम में बुलाए हैं, बैठे हैं जी, रेजोल्यूशन पास कर लो, बोलो कितना डिविडेंड देना, करो खत्म। पर बांटो यार। ये थोड़ी मतलब है हमेशा हमारा पैसा बस लगाई जाओ, हमें भी तो कुछ रिटर्न हो। कल्ली कैपिटल एप्रिसिएशन का सर, शेयर्स के केस में दो रिटर्न्स होती। शेयर्स के केस में दो रिटर्न्स होती, एक रेवेन्यू रिटर्न, एक कैपिटल रिटर्न। रेवेन्यू रिटर्न लाइक डिविडेंड्स, कैपिटल रिटर्न लाइक एप्रिसिएशन। लिया था कितने का शेयर? मान लो 50 रुपए के भाव से, आज 10 साल बाद बेच रहा हूं 500 रुपए के भाव से। 450 रुपए जो आपको एक्स्ट्रा मिले, वो क्या मिली? कैपिटल एप्रिसिएशन। एंड वो गेन भी कौन सा है? कैपिटल गेन। कौन सा गेन है? काफी बढ़िया नॉलेज मिलने वाली है। फाउंडेशन तो +1 +2 बेस्ड अपना काफी कंटेंट मैच करता था, यहां तुम्हारा होराइजन एकदम से बूस्ट करेगा, एकदम से नई चीजें आएंगी। उल्टा तुम्हें भूख होनी चाहिए कि सीखना है सर, मतलब नई चीजें ग्रास्प करनी है, भूलना नहीं है, ग्रास्प करनी है। जब ये चीजें एक बार दिमाग में बैठ गई, ओपन मैदान में खेलेंगे फिर। सुन, अब पॉइंट है डिविडेंड को वर्ड मैंने क्या बोला? डिविडेंड इज बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ किसकी सर? प्रॉफिट्स। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टू किसको? मेंबर्स। या वर्ड क्या बोल देते हैं अपन? शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर कितनी तरह के होते हैं?
दो, वन इज इक्विटी, सेकंड इज, दोनों में फर्क भी हम पढ़ चुके थे. Why preference is called as preference? Because they are given preference with respect to two things. One is dividend, second is prepayment. कि जब कभी भी डिविडेंड देने की बारी आएगी, सबसे पहले डिविडेंड किसको दिया जाएगा? जब भी रीपेमेंट की बारी आएगी, क्लियर, रीपेमेंट की बारी आएगी, रिडम्पशन की बारी आएगी, सबसे पहले पैसा किसको दिया जाएगा? दे आर गिवन प्रेफरेंस, दे आर वाई दे आर कॉल्ड एज प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स. और कोई खास नहीं है तो वो भी शेयर होल्डर हैं. बट सर अगर कंपनी में पूछा जाए हु आर द मेन ओनर्स? इक्विटी. हु हैज द वोटिंग राइट्स? हु पास द रेजोल्यूशंस? बेसिकली ऐसा नहीं कह रहा प्रेफरेंस वालों को आने नहीं देंगे कि उनको मीटिंग में बढ़ने नहीं देना. भाई अगर उनका कोई कंसर्न होगा, उनका कोई एरिया अफेक्टेड होगा, वो भी आ सकते हैं. पर बेसिकली अगर जिस चीज कहते हैं ये वर्ड जाना कहां से, राइट टू वोट, ये किसके लिए? सर इक्विटी, राइट टू वोट, इक्विटी. पर इट डजंट मीन कि प्रेफरेंस वालों के पास नहीं होते. वो सेक्शंस में जाएंगे, जब आप पढ़ोगे आपको इन चीजों की और नॉलेज आएगी. वोटिंग, रेजोल्यूशन, पहले तो आपने सिर्फ वर्ड सुने कि मेंबर्स रेजोल्यूशन पास करते हैं तीन. वन इज ओ आर, कॉल्ड एज ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन. दूसरा एस आर, कॉल्ड एज स्पेशल रेजोल्यूशन. और एक होता है यूनानिमस. यूनानिमस दैट इज 100%, जहां पे सबकी सहमति चाहिए. सबकी सहमति, ऑल मेंबर यस, सबकी सहमति, दैट इज यूनानिमस. ये सबसे टफेस्ट है, सबसे टफेस्ट. 100% लोगों को राजी करना, क्योंकि कोई ना कोई एक आता तो पोपट लाल होएगा ना, कैंसिल कैंसिल कैंसिल. क्रिटिसाइज करने वाले तो होंगे. ये सबसे ज्यादा हार्ड है यूनानिमस. लॉ का ना बड़ा सिस्टम है, स्कीम है. ये कहते नहीं ना मैंने हाँ करी ना मैंने ना करी. ये वहां पे कौन सा रेजोल्यूशन पास करने के लिए बोल देंगे? यूनानिमस करवा लो. सारे राजी होंगे तो कर लेना. सारे कभी राजी होते ही नहीं. सारे कभी राजी एक पॉइंट पे लेकर आना, वो भी यूनानिमस, सर ये तो है ही, मुश्किल यही है. हाँ, इससे डाउन कौन है? एसआर. वैसे तो एक और होता है, वो भी आएगा, स्पेसिफाइड मेजोरिटी. 95%, 90%. कुछ वर्ड याद आ रहा है? एंट्रेंचमेंट, वहां पे आएगा. वो जो रेजोल्यूशन होते हैं ना स्पेशल वाले, होते वो स्पेशल ही हैं, पर वो स्पेशल से एकदम ऊपर, थोड़े हार्ड. नहीं, बेसिकली को लॉ जो बेसिकली कहता है, जो लिख कर जाएगा, वो तीन ही होते, यूनानिमस, एसआर या ओआर. चलो अपनी कहानी जो थी सर, शेयर होल्डर्स. अब पॉइंट ये है सर, थोड़ा एक बार डेकोरम समझाओ कि मतलब कि एक फाइनेंशियल साइकिल कंप्लीट कैसे होता है, बुक्स कैसे बनती हैं, एफएस, ऑडिट. एक बार जो मेरे रनिंग टॉपिक्स में भी काम आ जाएगा, ये जो साइकिल मैं आपसे ड्रॉ कर रहा हूँ रिगार्डिंग दैट, कि मतलब कहाँ पे क्या होगा. मैं काफी नॉलेज चैप्टर की आपको बीच में ही देके जाऊंगा, इसके बीच में काफी ओरली. अगर आज कुछ पढ़ा गया तो अलग बात, नहीं तो कल आपका जस्ट रीडिंग पार्ट होगा, क्योंकि डिस्कशन आज मैं वाइंड अप कर दूंगा काफी हद तक. सुनो, मैं एक जस्ट नॉर्मल साइकिल सा ड्रॉ कर रहा हूं. लेट इट बी, आपका एग्जांपल ले लेते हैं जी. मेरा फाइनेंशियल ईयर है FY, अभी कौन सा क्लोज हुआ? 2024-25. कब क्लोज हुआ जी वो? 31 मार्च इन इंडिया. व्हाट डू मीन बाय फाइनेंशियल ईयर? 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च. देखो मैं बात चाहे आज पूछ रहा हूं, ये किसी भी जगह काम आएगी, किसी भी जगह काम आएगी. मैं वही कह रहा हूं कि मेरे साथ अगर बैठे हो तो थोड़ा सोचकर, पर्टिकुलरली कि आप जो बातें कर रहे हैं ना, ये तुझे मिलेंगी, कहीं ना कहीं जरूर मिलेंगी. एंड एट दैट टाइम मैं तो अपना काम आसान कर रहा हूँ, सिंपल सी बात, कि तब मुझे दोबारा ना बताना पड़े कि अपन डे वन से यार पहले लेक्चर में बात ही हुई है. इंडिया में फाइनेंशियल ईयर मतलब ही क्या है? अप्रैल से लेके मार्च. हाँ, बाकी प्रोविजंस होती हैं कि कोई कंपनी फाइनेंशियल ईयर चेंज करवाना चाहे तो फाइनेंशियल ईयर क्या कर सकती है? चेंज कर सकती है. माइट बी जनवरी टू दिसंबर. बट व्हाट इज रिटन इन द लॉ? रिटन इन द लॉ इज 1 April. इवन GC एक्ट, जर्नल क्लॉजेस ने भी डिफाइन करा हुआ है सर. फाइनेंशियल, फाइनेंशियल कैलेंडर ईयर नहीं, फाइनेंशियल ईयर अप्रैल टू मार्च. क्लियर? हाँ जी बच्चे. हाँ,
क्लियर? फाइनेंशियल ईयर 2024-25 दैट इज 31 मार्च 25 को अपना पर्टिकुलरली ये ईयर क्या हुआ जी, कंप्लीट। डन। यहां पे बताओ जी, 31 मार्च को क्या एफएस बन गई होंगी या अभी जस्ट ईयर एंड हुआ, ट्रांजैक्शंस एंड हुई? यहां पे लग जाता है अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट क्या कहता है? 31 मार्च 25 तक की ट्रांजैक्शन 24-25, अगले दिन से नया फाइनेंशियल, वो ट्रांजैक्शन कहां जाएंगी, अगले साल। उसकी ओपनिंग बैलेंस लेकर अपना काम होना शुरू हो गया। इधर से इस ईयर को फाइनलाइज करना क्या कर देंगे, शुरू। अब कार्यक्रम शुरू होगा अपना। ये तो भी ईयर एंड हुआ है सर, ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हुई है, अकाउंटिंग ने अपना ठीक है अकाउंटिंग बना के, लेजर्स बना के, ट्रायल बना के दे दी, एफएस तो भी बनेंगी। और वैसे भी मार्च का टीडीएस, मार्च का जीएसटी, ईपीएफ, ईएसआई, जितने कंप्लायंसेस हैं सब कौन कौन से मंथ में होंगे, अप्रैल में, मई में। क्लोजिंग तो भी होएगी, अभी कहाँ क्लोजिंग होगी, अभी तो एक कट ऑफ हुआ है कि बस 31 मार्च 25 तक के ट्रांजैक्शन और इवेंट्स 24-25, इसके आगे वाले सारे 25-26। होता क्या है सुनो, यहां पे जाके जी अप्रोक्स अप्रोक्स मैं आइडियाज ले रहा हूं रिगार्डिंग एंड नॉर्मल कंपनी, नॉट दिस ऑफ लिस्टेड, लिस्टेड नहीं है, लिस्टेड में तो बहुत तेज काम चलता है, बहुत तेज। मैं नॉर्मल कंपनी, जस्ट नॉर्मल पब्लिक कंपनी या कोई प्राइवेट कंपनी, मैं उसका डेकोरम लेके चल रहा हूँ, नॉट लिस्टेड। लिस्टेड के तो क्वार्टरली Q1 Q2 Q3 Q4 साथ के साथ रिजल्ट्स, उनका तो बहुत फास्टली एग्जीक्यूट होता है। मैं नॉर्मल कंपनी लेके चल रहा हूँ सर। तकरीबन तकरीबन मन करे जी 30 जून 25 तक मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को क्या करती है, प्रिपेयर, एंड क्या करती है, अप्रूव। क्या करती है, अप्रूव। प्रिपेयर एंड वर्ड क्या लिखा हुआ है, अप्रूव। मैं बातों बातों में एक वर्ड आपसे कह गया, हु विल प्रिपेयर द एफएस, मैनेजमेंट। It's whom duty to get ready the financial statements as per the financial reporting framework, management. Management says board of directors। लोग गलत कहते हैं, एफएस बनवानी है सीए के पास चले जाओ। कोई हमारा वो मेन काम थोड़ी है, हमारा मेन काम है उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट करना। माय प्रोफेशन इज ऑडिटिंग दैट एफएस। हाँ, पर मैं इस बात से डिनाई भी नहीं कर रहा कि मैं एफएस नहीं बनाता, किसी को नहीं बनानी आती मैं बना दूंगा, पर जिनकी एफएस मैं बनाऊंगा उनका ऑडिट मैंने। सर फिर तो सेल्फ रिव्यू थ्रेट आ जाएगी ना, इंडिपेंडेंस ब्रीच होएगी। अच्छा, मैं जिस पे काम करूंगा क्या उस पे मैं एडवर्स ओपिनियन कभी दूंगा? किस मूर्ख ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बताई है, ओ मैं ही था, वो करेगा ऐसा कभी? तो मतलब ये ना एंगेजमेंट्स, एंगेजमेंट्स पे डिपेंड करता है। अगर किसी ने मुझे हायर करना है ऑडिट के लिए, फिर उनकी एफएस मैं नहीं बनाऊंगा। अगर किसी की एफएस मैं बनाऊंगा, उनका ऑडिट मैं नहीं करूंगा, क्योंकि ऑडिट वर्ड इज बेसिकली एन इंडिपेंडेंट एक्टिविटी। इंडिपेंडेंट मींस मैं किसी के डोमिनेंस के अंदर नहीं रहूंगा, किसी की विशेष के अकॉर्डिंग काम नहीं करूंगा, मैं अपनी ओपिनियन प्रेस्क्राइब करूंगा वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर राइट और रॉन्ग, मैं अपने अकॉर्डिंग। अरे सर, यही तो लोग मेरे से सुनना चाहते हैं कि आप ट्रांसपेरेंसी, फेयरनेस, ट्रू एंड फेयरनेस के बारे में क्या करो, रिपोर्ट करो। मैनेजमेंट तो कह ही रही है हमने सब कुछ सही बनाया, फिर मैनेजमेंट की बात को सुनेगा थोड़ी। शेयर होल्डर्स स्पेशली अपने खर्चे पे किसको बुलाते हैं, ऑडिटर, कि नहीं जी सीए साहब को बुलाओ। यही चार शब्द जो कौन कह रहा है, मैनेजमेंट, कि हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पूरे डेकोरम के अकॉर्डिंग, कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग, फलाने एक्ट के अकॉर्डिंग, सब कुछ आप बिलीव करो, कसम खिला लो हमने बनाया। क्या मैनेजमेंट मान, क्या तुम्हारे शेयर होल्डर मान लेंगे? नहीं। शेयर होल्डर क्या कहेंगे पर्टिकुलरली, ये जो भी तुमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई हैं, इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का क्या करवाइए, ऑडिट। और ऑडिट कौन करेगा सर, ऑडिट, सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस। इन प्रैक्टिस, नॉट इन एम्प्लॉयमेंट, इन प्रैक्टिस। जो अपने ऑफिस ओपन करके प्रैक्टिस कंटिन्यू करते हैं, जिनके पास सीओपी है, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, दे आर द एलिजिबल पर्सन टू डू द ऑडिट्स एंड साइन द एफएस एज एन ऑडिटर ऑफ दैट कंपनी। ये कहें, ये कहें सर।
पर मैं कह दूं सर, मतलब क्या फिर सारी बात प्योरली ऑडिटर के ऊपर, मतलब क्या मैनेजमेंट की कोई रेलेवेंस नहीं है सर, ऐसा नहीं कह रहा मैं कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की कोई इज्जत नहीं है या मैनेजमेंट की कोई इज्जत नहीं है, शेयर होल्डर तो उनको मानते ही नहीं है, मानते हैं। पर अल्लाह कहता है सर ये तो आपने बनाई है, देखो आप तो अपने बारे में सही कहोगे कहोगे, सिंपल सी बात। हम अपने मुंह से अपनी तारीफ करें वो थोड़ी मानी जाएगी, कोई दूसरा करे फिर तो माने। अगला पर्टिकुलरली मैनेजमेंट पूरा एफएस बनाकर लेकर आई, पूरे डॉक्यूमेंट डिस्क्लोजर जो नोट्स जाने चाहिए सब कुछ करके लेके आई है। फिर भी शेयर होल्डर्स का बिलीव क्या है? हु इज द मास्टर ऑफ अकाउंटेंसी? Chartered. चार्टर्ड अकाउंटेंट। उसको हायर करो, उसको बुलाओ, ढूंढो कौन सा बंदा रखना है, कौन सी सीए फर्म अपॉइंट करनी है। पर यही बात ना, हालांकि कहता नहीं, यही चार शब्द मैं सीए साहब के मुंह से सुनना चाहता हूं। एंड द पीपल आर वेटिंग कि कब आप एज एन ऑडिटर कुछ कहोगे, कब जाकर आप इसके बारे में कुछ बताओगे कि ये वेदर इट इज ट्रू और फेयर नॉट, है या नहीं है। सो दैट इज द पॉइंट। यहां पे मैनेजमेंट क्या करती है? एफएस को प्रिपेयर करती है एंड क्या कर देती है? अप्रूव। अप्रूव मतलब हमारी ओर से ओके, हमारी ओर से। एंड यहां पे साथ की साथ अंदाजा तो इनको हो ही गया, एफएस बना ली गई, इवन रिजल्ट्स में इनको पता लग ही चुके कि मतलब कितना कमाया होगा। अंदाजा सर, अंदाजा क्या सर, अप्रूव तो कर रहे हो, फाइनल भी हो गया होगा प्रॉफिट। यहीं पे बीओडी, बीओडी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एक डिविडेंड क्या कर देते हैं? रिकमेंड। क्या कर देते हैं? क्या मैंने डिक्लेयर लिखा? नहीं, क्या वर्ड लिखा? रिकमेंड वर्ड इज लाइक प्रपोज। हमारा रिकमेंड, मैं डिक्लेयर कैसे कर लूंगा? मैं ओनर थोड़ी हूं। मैं तो कौन हूं? एक एम्प्लॉय हूं, कंपनी का एम्प्लॉय हूं। पर ऐसा है कि 24/7 कंपनी को कौन चला रहा है? मैं। 365 दिन कंपनी को कौन चला रहा है? मैं। मेरे से बेटर कंपनी को नजदीकी से कौन जानता होगा? कोई भी। तो मैं बेस्ड ऑन दैट कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स यहाँ पे क्या करेंगे सर, एक डिविडेंड रिकमेंड कर देंगे कि सर जिस हिसाब से अपने प्रॉफिट्स हैं, हमने पूरा साल क्लोज करा ही है, हमारे अकॉर्डिंग तकरीबन तकरीबन 12% डिविडेंड बनता है। इन्होंने एक रेट दे दिया, कितना सर? याद रखना कहानी, कितना डिविडेंड दे दिया? रिकमेंड, एक प्रपोजल। अब ये सारा डेकोरम जब शेयर होल्डर ने सुना, कहते हम आपकी बात क्यों माने, तुम्हारे चक्कर में हम डिविडेंड ज्यादा देते। अभी तो ये भी नहीं पता फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है या, पहले इसका ऑडिट करवाओ। कहते चलो सर ऑडिट करवा लेंगे, क्या बात है, कंपनी में ऑडिटर होते ही हैं, वो तो हमें पैनल पे रखने पड़ेंगे, डे वन से अपॉइंटेड होते हैं। हम सीए साहब को बैलेंस शीट भेज देंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड अलॉन्ग विद बुक्स अकाउंट्स जो जो उनको चाहिए पूरा ऑडिट करवाएंगे। डिटेल ऑडिट इज बेसिकली एग्जामिनेशन, ऑडिट इज बेसिकली एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल उसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी आ गई, नॉट ओनली एफएस, एफएस के साथ जो भी इंफॉर्मेशन, मैं कल्ली कल्ली चीज चेक करूंगा जी, एक एक चीज। वो दिखाते नहीं ऑडिट के टाइम के ऊपर कोई फोटो होते हैं, मैग्नीफायर लेके देख रहे होते हैं। वो बात सही है, हर चीज अपन डिटेल में क्या करते हैं? चेकआउट करते हैं, वाउच करते हैं, वेरीफाई करते हैं, तसल्ली करते हैं, फिर जाकर मैं अपनी ओपिनियन दूंगा। क्या दूंगा? ऑडिटर साहब क्या करेंगे पर्टिकुलरली इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर, इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर अपनी क्या प्रोवाइड कर देंगे? व्हाट डू मीन बाय ओपिनियन? राय, मेरा कहना क्या है। अब इन्होंने जी दे दिया ग्रीन सिग्नल, दैट इज कौन सी ओपिनियन दे दी? क्लीन। कौन सी ओपिनियन दे दी? ग्रीन सिग्नल। हाँ सर सब बढ़िया। यस, द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर्ड बाय द मैनेजमेंट, प्रेजेंटेड बाय द मैनेजमेंट जो भी हैं, दे आर शोइंग ट्रू एंड फेयर व्यू। इनकी ओर से ग्रीन सिग्नल आ गया। डन। हाँ सर बिल्कुल बढ़िया, सच में इतने प्रॉफिट्स कमाए हैं, अच्छा है, बढ़िया स्केल है इनका, क्लीन ओपिनियन। डन। अब क्या होता है फाइनली, मैनेजमेंट ने एफएस बना ली, उसका ऑडिट भी हो गया। बीच में एक स्टेप और होता है, जैसे ही ऑडिट हो जाएगा ये ओपिनियन ऑडिटर किस में देगा? ऑडिट रिपोर्ट किस में देगा? लिख के देगा कहीं या ऑरली कह देगा? हाँ बस मैंने कह दिया जाओ ठीक है, लिख के प्रेस्क्राइब करेंगे प्रॉपरली लेटर हेड पे, फिर साइन होगा, यूडिन लगा होगा, सब कुछ होगा रिपोर्ट पे यार, ऐसा थोड़ी। क्यों? आपने मुझे कह दिया, मेरे पे तो पहले विश्वास नहीं कर रहे हो। सर ये बात लिख के दो, क्योंकि हमें, अब पहली बात,
यहां वाली जो एफएस थी इस स्टेज पे 30/6 को जो एफएस थी वो कौन सी एफएस थी? अनऑडिटेड। कौन सी थी? आफ्टर ऑडिट वो क्या बन चुकी? ऑडिटेड। कई जगह वर्ड पढ़ोगे, सर यू हैव टू फाइल द ऑडिटेड एफएस। ऑडिटेड का मतलब जिनका ऑडिट होगा। और कंपनी इज वन ऑफ दैट काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जिसका ऑडिट बाय डिफॉल्ट मैंडेटरी है। बाय डिफॉल्ट। हम क्यों कहते हैं यार अपने पास क्लाइंट्स में डे वन से कंपनी आ जाए, काम मिलेगा। क्यों? कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ है हर कंपनी का, चाहे काम हो या ना हो, कंपनी जिस मर्जी स्केल पे काम करे, थ्रेशोल्ड भी नहीं है, कोई लिमिट भी नहीं है, ऑडिट होएगा ही होएगा। मैं कह रहा हूं खाली बैलेंस शीट है, ऑडिट होएगा। ये भी सीए लिख के दे खाली है। समझ रहे पॉइंट? जब लॉ इन चीजों पे बैक है, अब पार्टनरशिप है लिखा ही नहीं कहीं, सोल प्रोप्राइटरी है वो वैल्यू गुम नाम है, उसका कोई एक्ट ही नहीं है, वहां पे स्कोप कम है। अपा कंपनीज पे पीछे क्यों भागते हैं? इनमें कंप्लायंसेस बहुत हैं, जितने कंप्लायंसेस होंगे इनको सीए की रिक्वायरमेंट। आपने कोई कंपनी देख, सोल प्रोप्राइटर आपने देखी होंगी, अपने आप ही बंदे ने काम शुरू कर लिया, शायद उसको सीए की नीड भी नहीं है। क्या कभी कंपनी के मामले में सोचा कि कंपनी बंदे ने अपने आप इनकॉर्पोरेट करवा लिया? और मतलब ही नहीं बनता सर, मतलब ही नहीं बनता। उल्टा सर, जब भी कंपनी का सवाल पैदा होता है ना माइंड में, आइडिया जनरेट होता है एज अ प्रमोटर, आइडिया जनरेट होता है कि हाँ एक कंपनी बनानी है, द फर्स्ट पर्सन कम इन माइंड सीए। यार प्रोफेशनल ढूंढो कोई, पता करो कौन कंपनी बनवा के देगा अपनी सीए। क्यों? उनके साथ लंबा ही चलना है, बना के भी देंगे, बुक्स भी मेंटेन करेंगे, सब कुछ करेंगे अगले। अब पॉइंट ये है, फिर चलो कई बार क्या करता है ऑडिटर, मारे मोटे ना जैसे कमेंट्स वगैरह डाल, रिजर्वेशन वगैरह, क्वालिफिकेशन वगैरह डाल देते हैं कि हमें ये ठीक नहीं लगा, वो ठीक, हाँ एक्सेप्ट दैट, बाकी सही, ये अच्छा नहीं लगा, ये इन्होंने सही नहीं करा हुआ, फलाना फलाना फलाना। ये ऑडिट रिपोर्ट के अंदर गिवन होगा। इस ऑडिट रिपोर्ट के बेसिस पे क्या बनती है? बोर्ड रिपोर्ट। क्या बनती है? बोर्ड रिपोर्ट मींस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की रिपोर्ट। किसकी रिपोर्ट? बोर्ड ऑफ। अब जितने जितने क्वेश्चन मार्क किसने लगाए होंगे? ऑडिटर ने। क्या बोर्ड को जवाब नहीं देना पड़ेगा? एक खुद सोच, लॉजिकली सोच, ऑडिटेड एफएस, ऑडिट रिपोर्ट उठा के मीटिंग में लेके जा रहे हैं, मेंबर्स गालियां निकालेंगे और क्या बोलेंगे कि मेरे पास ऐसे ऑडिट रिपोर्ट ले आए, तुम्हें ऑडिट रिपोर्ट पढ़नी नहीं आती? ऑडिटर ने कितने बड़े बड़े रिमार्क्स लगाए हैं, कितने बड़े बड़े क्वालिफिकेशंस लगाई हैं, व्हाट अबाउट दैट? वो तुमसे जवाब मांगे। सर शेयर होल्डर मेंबर एक ऐसी चीज है, ये पूरा साल कुछ ना बोले, ना बोले, बस एक दिन बोलते हैं। एंड वो एक दिन कौन सा है इनका? एजीएम। कौन सा है? एनुअल जर्नल। 365 दिन तुमने क्या करा क्या नहीं करा, हमें बुलाओ ना बुलाओ कोई दिक्कत नहीं, बट एक दिन जरूर आएंगे। एंड वो एक दिन कौन सा होगा? एजीएम। सर एनुअल जर्नल मीटिंग पे सारे सवाल होंगे, हर चीज का चिट्ठा खोल के पूरा एक एक हिसाब लेंगे, पूछेंगे बताओ जी इसके बारे में। एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सामने बैठे होंगे, मेंबर्स वन बाय वन क्वेश्चन करेंगे, क्या बात जी इस बार अपनी प्रॉफिटेबिलिटी डाउन गई, इस बार का सेल का ट्रेंड अप क्यों नहीं है, पहले से एक्सपेंसेस इतने क्यों बढ़ गए? हर चीज का जवाब उनको देना पड़ेगा। एंड स्पेशली उन रिमार्क्स पे, उन क्वेश्चन मार्क्स पे जो किसने लगाए? ऑडिटर ने। क्योंकि सर वो तो फेथ ही, वो कहते एक, आप ये मानो 364 दिन वो तुम्हारे पे विश्वास करेंगे कि तुम ही हमारे कर्ता धर्ता हो, मैनेजमेंट ही सब कुछ है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सब कुछ है, पर आखिर में वो तो किस पे विश्वास करेंगे? कहते 1 मिनट में पार्टी पलट जाएंगे कि जी ऑडिटर ने ऐसा क्यों कहा, वो कह रहे थे कि कोई बुक्स में आपने एक्सपेंस सही नहीं डाले हुए, कोई वाउचर आपने प्रॉपर मेंटेन नहीं करे हुए, एविडेंस उसका नहीं मिला उनको, ऑडिट करने में परेशानी आई, 100 चीजें, 100 चीजें। तो ये होती है आपकी कौन सी रिपोर्ट? बोर्ड रिपोर्ट। नाउ द डे कम्स, इसके बाद आगे बढ़ा रहा हूं सर, अपनी डेट ऊपर कौन सी थी? 30 से अप्रोक्स मैं कह रहा हूं जी, मान लो 20 अगस्त को मेरा ये ऑडिट वगैरह रैप अप हो गया, सारा कंप्लीट रिपोर्ट मिल गई, इन्होंने भी बोर्ड रिपोर्ट बना ली, क्लियर। एंड हमने जी एजीएम की लास्ट डेट होती है बच्चे 30 नौ। कौन सी होती है? 30 नौ। क्लोज ऑफ द फाइनेंशियल ईयर से 6 मंथ्स,
क्लोज ऑफ द फाइनेंशियल ईयर से कितने 6 मंथ्स। मंथ्स मंथ्स मतलब कंप्लीट मंथ्स, डेज नहीं कहा मैंने, छोटी छोटी बातें नोट करना। क्लियर। एंड 6 मंथ्स कब एंड होंगे सर आपके? 30 सितंबर। अब जब 30 सितंबर को हमने मीटिंग बुलानी है, हमने क्या करना होगा, इस मीटिंग का क्या भेजना होगा, नोटिस। क्या भेजना होगा जी? नोटिस ऑफ जीएम। नोटिस ऑफ जीएम। मैं पूरे डेकोरम के अकॉर्डिंग चल रहा हूं, चाहे मेरी ये एग्जांपल मेरे लास्ट लेक्चर तक भी ले जाना तो भी वही चलेगी। नोटिस भेजने का टाइम होता है 21 दिन पहले। कितने दिन पहले? मीटिंग किस दिन है? 30। मैं तो किस दिन भेज रहा हूं? एक। आपा तो सरप्लस ही पहले ही भेजा, ताकि किसी भी वजह से अगले ये ना कह दें तुमने नोटिस ही गलत भेजा। और नोटिस में ही, नोटिस के साथ ही या आगे पीछे 3 चीजें भी मैं पोस्ट करूंगा। क्या? ऑडिटेड एफएस, दूसरा ऑडिट रिपोर्ट, एंड तीसरा बोर्ड रिपोर्ट। ये सेक्शन नंबर 136 है तुम्हारा, सर्कुलेशन। सर्कुलेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड अदर डॉक्यूमेंट्स। ये सारी बातें मैं तभी कह रहा हूं, आज सिर्फ सुनो ध्यान से कल्ला, और कुछ नहीं करना। मैं तो उल्टा ये भी कहूंगा, चाहे ये वाला पार्ट घर पे दोबारा सुनना, दोबारा थोड़ा एक नोट डाउन भी कर लेना कहीं पर्टिकुलरली, क्योंकि 3-4 चैप्टर सारे इसी पिच पे चलेंगे, इसी लाइन पे। इनको भेज दिया। क्या तो इनको भेजने की क्या जरूरत है, मीटिंग पे आए तो सी, और मीटिंग वाले दिन आगे थोड़ी पढ़ेंगे, अगले घर से पढ़ के आए, ऑडिटेड एफएस देख कर आए, ऑडिट रिपोर्ट देख कर आए, बोर्ड रिपोर्ट देख के आए। मीटिंग में तो सीधा क्या होंगे, सवाल जवाब, जिसको कहते हैं नोक झोंक। सीधी बात होगी कि जी हम पढ़ी तो बैठे हैं, सारा कुछ वो आपने दे तो दिया था, नोटिस भी आया था, क्या क्या मीटिंग के एजेंडा है सब कुछ डिस्कस हुआ होगा। दैट इज क्लियर। तो जो बोर्ड रिपोर्ट बनाएंगे तो हाँ। पहले ही ऑडिट एफएस और ऑडिट रिपोर्ट भेजनी होगी उनको। किसमें? हाँ भेजनी है। तो बोर्ड रिपोर्ट, ये तीनों डॉक्यूमेंट अलग अलग है। बोर्ड रिपोर्ट अलग चीज है, वो अपने कुछ मैटर्स प्रेस्क्राइब करते हैं अलोंग विद द कमेंट्स। बोर्ड रिपोर्ट के लिए कमेंट्स नहीं होते कि मतलब जो क्वेश्चन मार्क ऑडिटर ने लगाया, बोर्ड रिपोर्ट में आएगा 134 सेक्शन और कंटेंट और बथेरी चीजें। बोर्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है बताने की, वो अपनी रिपोर्ट अलग बनाएंगे, ऑडिटर की रिपोर्ट अलग बनेगी, और जो ऑडिटेड एफएस हुई है उसकी एक कॉपी, ताकि ये लोग जब भी मीटिंग में मेरे पास एजीएम में आए, तैयारी शैयारी के साथ आए, प्रॉपर सारा कुछ इनको मेरे बारे में पता हो पहले तो। अब आ गया जी एजीएम का डे। एजीएम के डे पे मैं थोड़ा यहां पे नीचे कंटिन्यू कर रहा हूं। क्लियर। एजीएम के डे पे पहली बात, एजीएम जर्नल मीटिंग, एनुअल जर्नल मीटिंग। व्हाई इट इज कॉल्ड एज एनुअल? साल में एक बार। क्या सर मेंबर्स की मीटिंग होती ही एक है? नहीं, होने को कितनी हो जाए, वो दो होती हैं जी। एक होती है एजीएम, एक होती है ईजीएम। ई स्टैंड्स फॉर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जर्नल मीटिंग, और उल्टा इसका दूसरा नाम ऑर्डिनरी मीटिंग। एजीएम का दूसरा नाम ऑर्डिनरी। अरे ऑर्डिनरी मतलब आमतौर पे तो एक ही होती है, बाकी कुछ स्पेशल सर्कुमस्टांस में ड्यूरिंग द ईयर कभी बुलानी पड़ेगी, मजबूरी में कोई रेजोल्यूशन अर्जेंटली पास करवाना है, 100 चीजें हैं, तो वो करवा लो सर, हमें कोई इशू नहीं। वो होती है ईजीएम। पर हम किसकी बात कर रहे हैं? एजीएम। एजीएम पे कौन इनवाइटेड होते हैं जी? मेंबर्स, या जिसको आप वर्ड बोलते हो क्या, शेयर होल्डर्स, ये इनवाइटेड होते हैं। अब हमारी कहानी कुछ थी, ये जो मेंबर्स हैं पर्टिकुलरली, इनके हाथ में कमांड है। सर बोर्ड ने डिविडेंड क्या किया था? रिकमेंड। क्या किया था? रिकमेंड। रिकमेंड करने का मतलब प्रपोज, डिक्लेयर तो नहीं करा। अब उन्होंने प्रपोजल डाला 12% का, कि मेंबर्स अगर आप देना चाहते हैं तो 12% डिविडेंड दे दो, जिस हिसाब से हमने प्रॉफिट वगैरह देखे हैं एंड ऑल, बाकी सर आपकी इच्छा। मैं कहा वही तो मैं जानना चाह रहा हूं, अपनी इच्छा का मतलब क्या है? मेंबर्स कहते 15%, 20%। कहते वेट, सबसे पहले यहां पे मेंबर्स को मीटिंग में क्या पास करवाना पड़ेगा? ओआर। क्या पास करवाना पड़ेगा? ओआर स्टैंड्स फॉर ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। कब पास होता है? जब मेजोरिटी आपकी फेवर में हो। मेजोरिटी का मतलब जितनी वोट्स कास्ट हुई हैं, दोबारा वर्ड, जितनी वोट्स वैलिडली कास्ट हुई हैं। थोड़ा फर्क है। वोट्स कास्ट मींस, मैं एग्जांपल ले रहा हूं, ये भी मेरा क्वेश्चन है। 1000 मेंबर है मेरे,
मेरी कंपनी के कितने मेंबर हैं? 1000। क्या मीटिंग पे सारे पहुंचते हैं? क्या 1000 की मेजोरिटी चेक करोगे या जितने आए हैं? उन्होंने वोट कास्ट करी होगी, उन्होंने वोट 1000 में से आई 800। कितने आए? 800 में से। अब आप कह रहे हो सर हमने सबकी वोटिंग करवाई, बाय पोल कंडक्ट करवाया, कल्ले कल्ले की वोटिंग ली, एंड अल्टीमेटली 800 वोट्स क्या हुई है? कास्ट हुई है। मैं कहा वोट्स कास्ट नहीं होती, वोट्स वैलिडली कास्ट कितनी हुई है? पता लगा 800 में से 40 लोगों ने तो वोट ही गलत डाली, इनवैलिड वोट, डिस्क्वालीफाई हो गया। जैसे तो नहीं बैलेट पेपर से देते हैं आप वोट करने के लिए, उस पर पेन चला के देख रहे चलते है मूर्ख, तो उस पर पेन चला के देखेगा, वो पेपर ही डिस्क्वालीफाई हो गया। मान लो वो तो ना कहीं में आपने 1 लिखना है, 2 लिखना है, पास लिखना है, कुछ और ही लिख दिया, वो वोट्स ही क्या हो गई? डिस्क्वालीफाई। वो किसी की काम नहीं आई। तो क्या 800 की गिनती में वो वोट्स आएंगे? वो कौन सी वोट्स हैं? इनवैलिड। कोई अगेंस्ट नहीं बोल रहा, अगेंस्ट नहीं कह रहा। एक बात बताओ, फेवर या अगेंस्ट, दैट इज अ वैलिड वोट। फेवर या अगेंस्ट, दैट इज अ वैलिड। मैं किसकी बात कर रहा हूं? इनवैलिड, जो किसी की काम नहीं। पता लगी 40 वोट ऐसे लोग। सो फ्रॉम आउट ऑफ व्हाट यू हैव टू चेक द मेजोरिटी? 70। ये क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 7 की रेजोल्यूशन बताओ जी पास हुआ या नहीं। मैं शफल्ड लेके चलूंगा पर्टिकुलरली पर्टिकुलरली, ये नहीं कि मैं चैप्टर 8 कर रहा हूं तो चीजें समझाने के लिए उल्टा सर मैं तो पंगा ले रहा हूं। चैप्टर 8 में डायरेक्टली जाना, मुझे बहुत चीजें आपको पहले बतानी पड़ेंगी, पर बढ़िया है जब तुम उन रिस्पेक्टिव चैप्टर्स में जाओगे तो वही तो पहले बात हो चुकी। समझे ना पॉइंट? ये भी मेरा क्वेश्चन है जो मैंने आपसे भी पूछा, वोट्स वैलिड, वैलिड कास्ट जो हुई है उसका मेजोरिटी। और चलो सर ये ओआर तो पास करेंगे इन द जी, और मतलब टू टू डिक्लेयर द डिविडेंड, टू डिक्लेयर द, अब वर्ड मैंने पहली बार यूज करा, क्या लिखा हुआ है? डिक्लेयर। हु डिक्लेयर द डिविडेंड? मेंबर्स इन द एजीएम, इन द एजीएम बाय पासिंग, एंड ये मैटर करना, ये मैटर ये डिक्लेयर करना, डिविडेंड डिक्लेयर करना इज अ ऑर्डिनरी बिजनेस। कौन सा बिजनेस है? ऑर्डिनरी बिजनेस का मतलब क्या होता है? जीएम हो रही है, ओ हाँ डिविडेंड तो डिक्लेयर होएगा, दैट काइंड ऑफ, समझ लो मेरे बोलने के ढंग से। एजीएम हो रही है, ओ अच्छा डिविडेंड डिक्लेयर करना होगा। ये ऑर्डिनरी बिजनेस है, कुछ स्पेशल बिजनेस। अब बंदा कहता है जी एजीएम बुला रहे पता नहीं क्या होगा, वो होता है स्पेशल। और ये होते हैं कौन से बिजनेस? हमारे 4 होते हैं जी, 4 बिजनेस क्या होते हैं? ऑर्डिनरी। वाई इट इज कॉल्ड एज ऑर्डिनरी? एजीएम हो रही है, ये 4 तो होंगे होंगे, ये 4 तो होंगे होंगे सर, इसके आगे बताओ कुछ और करोगे? वो कौन से हैं? स्पेशल। नहीं ये 4 तो पक्के हैं, जिनमें से पहला, एक तो मैनेजमेंट ने जो एफएस बनाई थी, अप्रूवल दी थी, उसका ऑडिट हुआ था, नाउ फाइनली दे विल बी अडॉप्टेड बाय द, किसके द्वारा? मेंबर्स, अडॉप्टेड बाय द मेंबर्स। वर्ड समझ लो, अप्रूवल, अडॉप्शन। अप्रूव कौन करता है एफएस को? मैनेजमेंट। कौन करता है? मैनेजमेंट। अडॉप्ट कौन करता है? आफ्टर ऑडिट होने के बाद, वो भी कहां पे? एजीएम। कहां पे? एजीएम। ये वर्ड्स पिक आउट करना, ये फाइल भी सेव रखूं, कल मेरी बात यहीं से शुरू होगी। और जब भी आएगा, जब भी एजीएम आएगी, ये 4 काम पक्के हैं। पहला अडॉप्शन ऑफ द, लेइंग ऑफ, वर्ड्स को बोलते हैं लेइंग ऑफ, एफएस को, ऑडिटेड एफएस को मीटिंग में रखना, लेइंग ऑफ एंड अडॉप्शन बाय द मेंबर्स, पहला बिजनेस। दूसरा डेक्लेरेशन ऑफ क्या? डिविडेंड, कॉमन। एंड तीसरा चौथा जो होता है ऑर्डिनरी, ऑडिटर या डायरेक्टर्स की अपॉइंटमेंट, रीअपॉइंटमेंट, अपॉइंटमेंट, रिटर्न, किसी को रिटायर करना, रोटेट करना, कुछ करना, कॉमन है सर। एजीएम बुला रहे हो, ये तो होंगे होंगे। दैट इज कॉल्ड एज क्या? ऑर्डिनरी बिजनेस। बिजनेस मींस मैटर, मैटर, ये कोई काम धंधा नहीं, बिजनेस का मतलब द मैटर टू बी ट्रांजेक्टेड। अब यहां पे मेरी सबसे इंपॉर्टेंट बात बस जो आप समझने वाली है, काफी वर्ड्स मैंने कवर कर लिए।
बोर्ड ने रिकमेंड कितना करा था? 12। बट वो तो बेचारे रिकमेंड कर सकते हैं, उनके हाथ में थोड़ी है, उनके हाथ में थोड़ी है। एंड सर डिविडेंड डिविडेंड दो तरह के होते हैं। वन इज फाइनल डिविडेंड, दूसरा इज, एंड ये कहानी जो चल रही है, ये किसकी चल रही है? विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज एनुअल डिविडेंड, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज, डोंट मिक्स द कॉन्सेप्ट्स, समझे पॉइंट? एंटायरम डिविडेंड कौन सा है? एनुअल का मतलब सालाना, पूरे साल का। और नेचुरली जो ईयर क्लोज होगा तभी उसके बाद जाके उसका डिविडेंड दूंगा। पहले क्लोज तो होने दो, हिसाब तो पढ़ने दो, ऑडिट तो होने दो, प्रॉफिट तो पता लगे, तभी ये जो डिविडेंड है, ये कौन सा डिविडेंड है? एनुअल। कौन सा डिविडेंड है? एनुअल। किसकी कहानी चल रही है? एनुअल। और एंटायरम जो होता है, पहली बात तो एंटायरम स्टैंड्स फॉर बीच में बीच। इसको वर्ड बोलते हैं बिटवीन टू एजीएम्स। क्या वर्ड बोलते हैं? एजीएम पे जो डिक्लेयर होगा, एजीएम पे जो डिक्लेयर होगा फाइनल, दो एजीएम के बीच में जो होगा एंटायर। दो एजीएम्स मतलब बिटवीन एनी टू एजीएम्स। क्या इतना वर्ड अभी के लिए सफिशिएंट? अभी आएगी चर्चा, इंटायरम के ऊपर लग चलेंगे, मैं पावर भी बताऊंगा। ये कहानी किसकी चल रही है जो अपन ने सुनी? ये फाइनल की है। उल्टा सर, एंटायरम को डिक्लेयर करने की पावर किसके पास है? बोर्ड। क्योंकि वो तो अभी आधा अधूरा है यार। कौन सा मैंने पक्का डिविडेंड दे दिया? एंटायरम क्या है? ड्यूरिंग द ईयर हमें लगा इस साल के प्रॉफिट बड़े अच्छे हैं, मैंने अपने आप ही बांट दिया। इतनी पावर, इतनी पावर। बट किस, कौन से डिविडेंड के केस में? एंटायर। इसको डिक्लेयर ही कौन करेगा? समझ रहे हो? मैं कारण भी बता रहा हूं क्यों। कौन सा एनुअल डिविडेंड है, कौन सा फाइनल है? फाइनल तो किसने करना है? मेंबर। ये तो वैसे ही अभी चलो फॉर द टाइम बिंग खुशी मनानी है, बांट दो यार, ठीक है चलिए, ले लो कोई बात। 5% ले लो, 8% ले लो, अपना क्या जा रहा है? फाइनल हिसाब तो करेंगे। और सर ये क्यूमुलेटिव होता है, आपको पता कुछ चीज? आपको मैंने 5% पहले दे दिया, 5% मैंने पहले दे दिया, 4% फिर बीच में दे दिया। एनुअल डिविडेंड डिक्लेयर हुआ उस साल का 12%। क्या आपको 5 + 4 + 12 मिलेगा, या टोटल 12? जिसमें से 9% जा चुका, अब कितना मिलेगा तुमको? वो जी 12 + 9 21% डिविडेंड, पागल हो जाएंगे। गलत हो, कोई नहीं मिलेगा सर। एनुअल फाइनल का मतलब क्या है? टोटल, उस साल का टोटल कितना डिक्लेयर हुआ? 12। तभी तो कह रहा हूं मना लो खुशी, 5% 4% फाइनल हम कर लेंगे हिसाब, पर लेकर खाकर मुकर मत जाना कि हमें तो कोई मिला नहीं। समझना पॉइंट? ये चीज रिकॉर्ड है। और इसके लिए तभी हमने पावर किसको दे दी? अपने लेवल पे कर लो यार, हमसे पूछने की जरूरत नहीं है। हाँ जी, फिर फाइनल तो हो ही नहीं। फाइनल डिविडेंड, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? प्रपोजल भी किसने देना था? फाइनल का प्रपोजल किसने देना था? क्या उनको पता नहीं होगा? मान लो तुम कह रहे हो 15% दे चुके, तो फिर एनुअली भी तो प्रपोज कितना करेंगे? 15। कम तो नहीं कर सकते? तो कमाल है सर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपने हाथों से 15% दिया, एंड मैं कह रहा हूं देखो जी 12% बनता है साला मूर्ख। तो खुद तो उनको एंटायरम 15 दे चुका, एनुअल भी प्रपोज करेगा, कितना करेगा? कम से कम 15 तो करेगा, या 15 से हाँ बचता होगा बाकी और दे देंगे, नहीं 15 तो क्या हुआ है, डन। समझे ना पॉइंट? तो इसके लिए तभी तभी किसको पावर दी? हमसे पूछने की जरूरत नहीं, अपने लेवल पे खुद ही दे देना। हाँ बट अगर कौन सा डिविडेंड है? एनुअल। हमसे बिना पूछे नहीं, फाइनल तो फिर हम ही करेंगे कितना बनेगा डिविडेंड, कितना नहीं बनेगा। अब पॉइंट ये है, पर्टिकुलरली सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो करने जा रहा हूं, जस्ट 1 मिनट खत्म करें इसको फिर आज के लेक्चर को। सर इन्होंने रिकमेंड कितना करा? जितना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने रिकमेंड करा, दोबारा, जितना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने रिकमेंड करा, मेंबर्स उस रेट को एक्सीड नहीं कर सकते।
अगर मेंबर्स को डिविडेंड देना भी है, फाइनल डिविडेंड देना भी है, ये मैक्सिमम कितना दे सकते हैं? व्हाट इज प्रपोज्ड बाय द डायरेक्टर। ये इसको क्रॉस नहीं करेंगे, मना कर दो, हम लेंगे ही नहीं, मत लो। ये तो वैसे भी क्या था, प्रपोजल। मेंबर्स ने रेजोल्यूशन पास करा, इस बार कोई डिविडेंड नहीं, आपकी इच्छा, आपके पैसे, 0% नहीं ले रहे, 10% आपकी इच्छा सर। हम तो फिर भी रिकमेंड कितना कर रहे हैं, 12, आप कह रहे हैं नहीं नहीं नहीं, सारे सूझवान लोगों ने रेजोल्यूशन पास करा है, 10% काफी है, डन सर। आप कहते हो सारे लोग यूनानिमस, सारे लोग एग्री कर रहे हैं, एक आवाज, 15%, मतलब ही नहीं बनता। एज पर रेगुलेशन आर्टिकल्स नहीं दे सकते, लॉ ने मना कर दिया। लॉ कहता नहीं, जो बोर्ड रिकमेंड करेगा, बोर्ड से ऊपर जाने की हिम्मत मेंबर्स की नहीं। अगलों ने 12 कहा, तू 12 कह ले भाई, 10 कह ले, 5 कह ले, ना ले, तेरी इच्छा, पर उससे एक दाना भी ऊपर लेकर जाना पॉसिबल नहीं है। ये कहते हैं 15%, 20%, अरे क्या ख्याली बुलाओ देखी जा रहे हो, नहीं मिलेगा। जब कह तो दिया नहीं होएगा। मैक्सिमम रेट कितना मिलेगा एनुअल के केस में? अरे एंटायर तो देना ही किसने है, बोर्ड ने, वहां तो मेंबर से पूछना ही नहीं है। यहां बात किससे चल रही है, फाइनल की, मेंबर से पूछा जा रहा है, तो मेंबर मैक्सिमम कितना डिविडेंड दे सकते हैं, 12, जो बोर्ड ने क्या करा होगा, प्रपोज कर, उसके ऊपर क्रॉस करने की पावर किसी में भी नहीं। तू बेशक मना कर दे, हम नहीं देंगे, ना दे, तुम्हारी इच्छा, तुम कह रहे हो हमने नहीं लेना, ना लो। तुम कह रहे हो 5% लेना, 5 ले लो जी, पर इस रेट को एक्सीड करना, इस रेट को एक्सीड करना, ये तेरे पर्टिकुलरली मेंबर्स के पास पॉसिबल नहीं। सो ये मेरी पहले पेज की कहानी थी, जो हम लोगों ने आज मतलब काफी हद तक सिलेबस के बारे में समझा। और ऐसा नहीं है कि सर ये काम नहीं आएगा, जितनी बातें मैंने यहां से डिस्कस करी हैं, ये तेरे सेक्शन की ही बातें हैं, अभी और भी हैं सुनने को। अभी तो फर्स्ट लेक्चर था हमारा, चीजें अभी बहुत है और क्लियर करने वाली आप लोगों के साथ, वन बाय वन, डे बाय डे चलेंगे, क्लियर प्रॉपर वे से चलेंगे। बट जितना भी करवा रहा हूं, डेली आप लोगों ने रिवाइज करना ही करना, बिकॉज नेक्स्ट डे आप लोगों से ही पूछूंगा, आप लोगों से ही बातचीत होती रहा करेगी। एंड हमारा बिलीफ ये है कि जो पार्टिसिपेट कर रहा है, ही और शी इज डूइंग। जो साइलेंट होकर बैठा है, अपने आप में ही गुमसुम बैठा है, कोई फायदा नहीं। मेन चीज अपने को पार्टिसिपेशन दिखनी चाहिए कि सर चीजें करी हैं, समझी हैं, तो अगले दिन पता हो। इज दैट क्लियर? चलिए, ओके जी, थैंक्स लॉट, एंड रेस्ट वी विल डू इन दी नेक्स्ट पार्ट।